कहानी शुरू होती है जब हमारा मेन कैरेक्टर एमसी एक अजीब और बिखरे हुए कमरे में आंख खोलता है। वो अभी भी नींद में है और उसे घंटा कुछ याद नहीं कि कल रात क्या हुआ था। बेड पर बैठते ही वो सोचने लगता है कि आखिर वो एक होटल रूम में कैसे पहुंच गया। फिर उसे एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है, एक बहुत ही सुंदर लड़की उसके बगल में सुकून से सो रही है। तभी उसके फोन पर जोजिया नाम की किसी लड़की का नोटिफिकेशन आता है और उसकी याददाश्त वापस लौटने लगती है। मैसेजेस काफी गुस्से वाले थे। लड़की पूछ रही थी कि वो उसका फोन क्यों नहीं उठा रहा। एमसी को याद आता है कि कॉलेज के फ्रेशमैन ईयर के बाद ही उसने उसे डंप कर दिया था। ये देखकर वो और कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने तो एमसी को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन अब वो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे वो दोनों अभी भी साथ हैं। अपना दिमाग ठंडा करने के लिए वो फोन में आज की डेट चेक करता है। 8 अक्टूबर देखते ही उसे एक झटका लगता है। उसे समझ आता है कि वो किसी तरह वक्त में पीछे आ गया है। उसे उसके पुराने शब्द याद आते हैं जब उसने कहा था कि उसे कोई ऐसा मिल गया है जो उसे सच में प्यार करता है। फिर हमें दिखता है कि उसकी एक्स एक उम्रदराज आदमी के साथ है और एमसी को वहां से दफा होने को कह रही है। उस वक्त वो लड़का पूरी तरह टूट गया था क्योंकि उसने उसे हमेशा प्यार करने की कसम खाई थी। पर अब प्रेजेंट में वो देखता है कि उसका पहला मैसेज हमेशा की तरह पैसे मांगने के लिए था। उसके चेहरे पर एक स्मर्क माइनस टेढ़ी मुस्कान आती है, ये सोचकर कि कैसे प्यार ने उसे अंधा कर दिया था और वो लड़की कितनी बेशर्म थी। अपने फ्यूचर को बदलने की ठान कर वो जोजिया को मैसेज भेजता है और हमेशा के लिए सब खत्म कर देता है। दूसरी तरफ लड़की गुस्से से पागल हो जाती है और पूछती है कि क्या वो ब्रेकअप को लेकर सीरियस है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है कि उन्हें अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए। लड़की कहती है कि बाद में रोना मत, पर वो उस पर हंसने लगता है। तभी अचानक उसके सामने एक ब्लू स्क्रीन आती है जो उसे टाइकून सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए बधाई देती है। एमसी दंग रह जाता है, ये सोचकर कि इस सिस्टम के साथ उसकी जिंदगी अब पलटने वाली है। स्क्रीन पर उसके स्टैट्स दिखते हैं और सिस्टम बताता है कि अब वो हर एक सेकंड पैसे कमाएगा, जिसे सुनकर वो काफी एक्साइटेड हो जाता है। तुरंत बाद सिस्टम उसे एक स्टार्टर पैक देता है जिसे वो बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लेता है। उसे 10 मिलियन कैश, एक सुपर कार, एक शॉपिंग कार्ड और एक फ्रेंडली स्कैनर मिलता है। अपना बैंक बैलेंस चेक करने के बाद वो सोचता है कि ये स्कैनर किस काम का है। तभी बगल में सोई हुई लड़की नींद में कुछ बड़बड़ाती है। एमसी को एक आइडिया आता है और वो अपना नया गैजेट चेक करने के लिए स्कैनर उसकी तरफ पॉइंट कर देता है। स्क्रीन पर उस लड़की के स्टैट्स आ जाते हैं, लेकिन वो एक चीज देखकर हैरान रह जाता है, प्राइवेसी एट्रीब्यूट। जब वो क्यूरियस होकर उस पर टैप करता है तो सिस्टम बताता है कि ये उसके पार्टनर्स की संख्या, नंबर ऑफ पार्टनर्स है। उसे पता चलता है कि उसके पार्टनर्स की लिस्ट में 1 लिखा है, जिसका मतलब है कि यू शाओ की लाइफ में वो पहला मर्द था। तभी उसे अपनी पुरानी जिंदगी की याद आती है जब वो अपना दुख भुलाने के लिए एक बार में गया था और वहां अचानक उससे मिला था। उसे याद आता है कि वो बार में अकेली बैठी थी और किसी बात को लेकर काफी उदास थी। उसे एहसास होता है कि उनकी वो रात प्यार की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए थी क्योंकि वो हार्ट ब्रोकन थी और उसने थोड़ी ज्यादा पी ली थी। जब वो ये सब सोच रहा होता है तभी उसके बगल में सोई सुंदर लड़की अचानक जाग जाती है। वो उसे एक पल के लिए देखती है और उसे कैसानोवा बोलती है क्योंकि वो मुस्कुराते हुए आहें भर रहा था। एमसी एक कॉन्फिडेंट स्मर्क के साथ बिना कुछ बोले बस उसे देखता रहता है। वो उसके करीब जाता है और कहता है कि वो पुरानी बातों को याद नहीं कर रहा था, जिसे सुनकर लड़की और क्यूरियस हो जाती है। फिर वो उसके कान में धीरे से कहता है कि उसे बस एक ही दुख है कि वो उससे पहले क्यों नहीं मिला। ये सुनकर लड़की पूरी तरह ब्लश करने लगती है। उसके इस बोल्ड अंदाज की वजह से सिस्टम उसे रिवॉर्ड में एक कार्ड और गॉड टियर टंग टेक्निक की स्किल देता है। एमसी सोचता है कि इस नई स्किल से तो वो लड़की को पल भर में जन्नत दिखा सकता है। यही सोचकर वो अपनी टेक्निक एक्टिवेट करता है और उसे ऐसे किस करता है जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लड़की दंग रह जाती है क्योंकि इस बार का एहसास पहले से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा बेहतर था। एमसी उसे कहता है कि ये तो बस शुरुआत है और फिर वो दोनों पूरी रात उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। अगली सुबह जब वो उठता है और स्ट्रेच करता है तो देखता है कि बेड पर उसके बगल में कैश का एक ढेर रखा है। वो पूरा कंफ्यूज हो जाता है और खुद से पूछता है कि क्या यू शाओ उसे कोई एस्कॉर्ट समझती है। वो नोट उठाकर देखता है तो पता चलता है कि वो 10,000 युआन की पेमेंट थी, जिसे देखकर उसे थोड़ा गुस्सा आता है। उसे लगता है कि लड़की काफी इंटरेस्टिंग है जो उसे पैसे देकर गई, पर उसे दुख होता है कि उसने उसका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिया। फिर वो अपना ध्यान कार्ड पर लगाता है। वो सोचता है कि ये आइटम काम कैसे करता है। तभी सिस्टम बताता है कि ये कैशबैक मल्टीप्लायर है जो खर्च किए हुए पैसों को बढ़ाकर वापस देता है। अब ये पावर हाथ में होने के बाद वो ठान लेता है कि वो इस मौके को गंवाएगा नहीं और एक बड़ा टाइकून बनेगा। उसे याद आता है कि इस टाइमलाइन में अभी तक कई बड़ी टेक कंपनीज बनी ही नहीं हैं,
जो उसके लिए एक परफेक्ट चांस है। उसका प्लान अब ये है कि वो काफ़ी सारे पैसे जमा करे और इन फ्यूचर टेक जायंट्स के शेयर्स खरीद ले। अपनी कार की चाबी हाथ में लिए वो सोचता है कि इस शहर में रियल एस्टेट खरीदने पर कोई लिमिट नहीं है जो उसके लिए सही है। तभी अचानक एक सुंदर लड़की उसकी कार के पास आती है और वो सोच रहा होता है कि अपने कार्ड्स यूज़ करके कुछ प्रॉपर्टीज़ खरीद ले। वो लड़की उसकी येलो कार के हुड पर बैठ जाती है और मुस्कुराते हुए पूछती है कि क्या ये गाड़ी उसकी है। हमारा हीरो बड़े काम अंदाज में कंफर्म करता है कि गाड़ी उसकी है और पूछता है कि उसे क्या चाहिए। वो बहाना बनाती है कि उसके घर का पाइप फट गया है और उसे लिफ्ट चाहिए। एमसी को उसकी स्टोरी पर शक होता है और वो अपना स्कैनर एक्टिवेट करता है। एमसी अपना स्कैनर एक्टिवेट करके उस लड़की की इन्फो चेक करता है जिसका नाम चेन लिकी था। वो उसके हाई फ्रेंडशिप लेवल को देखकर हैरान होता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र प्राइवेसी एट्रीब्यूट 28 पार्टनर्स पर पड़ती है उसके दिमाग की घंटी बज जाती है। कार के अंदर से ही वो लिफ्ट देने से मना कर देता है और कहता है कि 28 लोगों के साथ रहना उसके लिए थोड़ा ज़्यादा है। वो कार भगा लेता है और लड़की वहीं शॉक में रह जाती है कि आखिर इसे उसके पास्ट के बारे में कैसे पता चला। लड़की सोचती है कि एमसी कितना हैंडसम था। वहाँ पास में ही एक बुढ़ा आदमी खड़ा होता है जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बुढ़ा आदमी लड़की को हेल्प ऑफर करता है और कहता है कि वो 30 साल से पाइप ठीक करने का प्रोफेशनल है। लड़की उस पर भड़क जाती है और उसे परवर्ट और क्रीप बोलने लगती है। बेचारा बुढ़ा आदमी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसकी टेक्निक तो टॉप नॉच थी। उसे समझ नहीं आता कि लड़की उस पर चिल्ला क्यों रही है। गुस्से में वो उसे गेट लॉस्ट बोलती है और जब बुढ़ा उसके पीछे जाता है तो आसपास के लोग हंसने लगते हैं। तभी एक दूसरा आदमी उस बुढ़े को समझाता है कि लड़की जिन पाइप्स की बात कर रही थी वो असली वाले पाइप नहीं थे। ये सुनकर बुढ़ा हैरान रह जाता है और कहता है कि आजकल के बच्चे कितने अजीब हैं। लड़की वहां से भागते हुए अपनी किस्मत को कोसती है कि आज का दिन कितना खराब है। दूसरी तरफ एमसी एक रियल एस्टेट एजेंसी पहुंचता है जहां उसे 2 एजेंट्स मिलते हैं, एक न्यूबी और उसका बॉस। मैनेजर को लगता है कि ये कोई ऐसे ही अमीर बाप का बेटा है जो बस टाइम वेस्ट करेगा, इसलिए वो अपना टाइम बचाने के लिए उसे न्यूबी एजेंट शाओ को सौंप देता है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एमसी अपनी स्पोर्ट्स कार से उतरता है और एजेंसी की तरफ बढ़ता है। बॉस न्यूबी को इनकरेज करता है कि वो अकेले हैंडल करे और बस वही प्रोसीजर फॉलो करे जो उसने प्रैक्टिस किया है। शाओ घबराते हुए उसके पास आती है और अपना इंट्रो देती है। एमसी सीधा कहता है कि उसे एक घर ढूंढने में मदद चाहिए। जब वो बजट पूछती है तो दूर खड़ा मैनेजर सिगरेट पीते हुए सोचता है कि इस न्यूबी को अभी तक क्लाइंट पहचानना नहीं आया। एजेंसी के अंदर वो उसे कुछ सस्ते ऑप्शंस दिखाती है, लेकिन एमसी कहता है कि उसे 1 मिलियन युआन की रेंज वाली प्रॉपर्टीज देखनी है। लड़की इतना बड़ा अमाउंट सुनकर हैरान हो जाती है पर तुरंत अपने टैबलेट पर प्रॉपर्टीज ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद उसे याद आता है और वो लोकेशन की प्रेफरेंस पूछती है। एमसी कहता है कि उसे ऐसी जगह चाहिए जो आसानी से रेंट पर चढ़ जाए, फर्नीचर हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। वो लड़की को देखकर सोचता है कि ये काफ़ी इनएक्सपीरियंस्ड है पर कम से कम सिंसियर है और फिर उस पर अपना स्कैनर चला देता है। एजेंट उसे कमर्शियल स्ट्रीट के पास कुछ ऑप्शंस दिखाती है जिनके प्राइसेस अलग अलग थे। एमसी को याद आता है कि उसके स्टार्टर कार्ड की लिमिट 1 मिलियन युआन है, इसलिए वो हर एक प्रॉपर्टी के लिए उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। लड़की को लगता है कि शायद एमसी को ऑप्शंस पसंद नहीं आए, पर वो तो बस ये सोच रहा था कि अपने फ़ायदे को कैसे मैक्सिमाइज करे। एमसी अपने कार्ड के बोनस के बारे में सोचने लगता है। वो लड़की से पूछता है कि क्या इन महंगे घरों की कीमत कम निगोशिएट हो सकती है, क्योंकि अगर प्राइस थोड़ा कम हुआ तो वो 5 के 5 ऑल 5 घर खरीद लेगा। वो बात को और पक्का करते हुए कहता है कि अगर हर घर की कीमत 1 मिलियन हो जाए तो वो सारा पेमेंट कैश में करेगा। ये सुनकर एजेंट शॉक हो जाती है। एमसी पेमेंट कंफर्म करता है और कहता है कि वो इन प्रॉपर्टीज का रेंट मैनेज करने के लिए उसी को हायर करेगा। लड़की इतनी बड़ी कमीशन के बारे में सोचकर खुशी से पागल हो जाती है और वादा करती है कि वो उसके लिए वही प्राइस सेट करवाएगी। मैनेजर ये सब सुन लेता है और उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। उसे लगता है कि उसने क्लाइंट को पहचानने में बड़ी भूल कर दी। 1 घंटे बाद मैनेजर सूट बूट पहनकर आता है और 5 मिलियन युआन का फाइनल कॉन्ट्रैक्ट पेश करता है। एमसी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए कहता है कि उसे उस पर भरोसा है और वो फ्यूचर में भी उसी से डील करेगा। एजेंट अपनी कमीशन देखकर हैरान है और सोचती है कि ये किस तरह का टाइकून है जो अभी से और घर खरीदने की बात कर रहा है। तभी सिस्टम दिखाता है कि उन 5 घरों की खरीदारी पर उसे 230 मिलियन का कैशबैक मिला है। इसी के साथ उसका सिस्टम लेवल अप हो जाता है और अब वो हर सेकंड लगभग 1 युआन कमाने लगता है। वो सोचता है कि ये एजेंट उसके लिए लकी स्टार साबित हुई और वो अपनी इस नई जिंदगी का पूरा फायदा उठाएगा। एमसी उस लड़की को एक कोने में बुलाता है जिसे देखकर मैनेजर काफी क्यूरियस हो जाता है। बॉस कहता है कि उसे क्लाइंट को थैंक यू बोलने के लिए डिनर पर इनवाइट करना चाहिए। एमसी उससे वादा करता है कि अगर वो उसके साथ रहेगी तो वो उसे बेहद लग्जरी और आराम की जिंदगी देगा। ये बोल्ड प्रपोजल सुनकर एजेंट शर्म से लाल हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि क्या कहे।
वो पोलाइट तरीके से मना करने की कोशिश करती है, पर एमसी उसे बीच में ही टोककर उसका बैंक अकाउंट नंबर मांग लेता है। हैरान होकर लड़की पूछती है कि वो उसे पैसे क्यों ट्रांसफर करना चाहता है। वो बस इतना कहता है कि वो उसकी लकी स्टार है और ये एक छोटा सा तोहफा है उसकी हेल्प के लिए। लड़की पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है और बस उसे देखती रह जाती है। कुछ देर बाद जब उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है तो ट्रांसफर किया गया अमाउंट देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। एमसी मुस्कुराता है क्योंकि उसके लिए वो रकम पॉकेट चेंज माइनस चिल्लर बराबर थी उस मुनाफे के मुकाबले जो उसने उसकी मदद से कमाया था। इसके बाद लड़की का फ्रेंडशिप लेवल एकदम से बढ़ जाता है और वो उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। एमसी सोचता है कि दोस्ती बढ़ाने में पैसा कितना काम आता है और उसे नंबर्स को बढ़ते हुए देखना काफी पसंद है। वो दोनों एक दूसरे को वीचैट पर ऐड करते हैं। लड़की नोटिस करती है कि एमसी कितना हैंडसम और अट्रैक्टिव है। वो उसके साथ थोड़े रोमांस के सपने देखने लगती है और उसे लगता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन एमसी बस उसे उसके काम के लिए थैंक यू बोलता है और वहां से निकलने लगता है, जिसे सुनकर वो हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि वो इतनी जल्दी जा रहा है, इसलिए वो उसके पीछे भागती है और उसका नाम पुकारती है। एमसी अपनी स्पोर्ट्स कार के अंदर बैठ चुका होता है। वो मुस्कुराता है और उसे आखिरी बार वेव करके बाय बोलता है। 20 मिनट बाद एमसी घर पहुंचता है और अपनी माँ को बताता है कि वो आ गया है। माँ उसका स्वागत ठंडे तरबूज ऑफ वाटरमेलन के साथ करती हैं। वहीं उसके डैड उससे उसकी ग्रेजुएशन ट्रिप के बारे में पूछते हैं। वह बताता है कि उसका प्लान मोडू जाने का है क्योंकि वो उस यूनिवर्सिटी के आसपास का एरिया देखना चाहता है जहां उसका एडमिशन होने वाला है। डैड उसके डिसीजन से अग्री करते हैं और माँ से कहते हैं कि बेटे को ट्रैवल के पैसे ट्रांसफर कर दे। माँ मजाक में कहती हैं कि लड़के को इतना बिगाड़ना फ्यूचर में उसके लिए बीवी ढूंढना मुश्किल कर देगा। एमसी कहता है कि वो ये बात न निकालें और मन ही मन सोचता है कि वो इस बार उन्हें निराश नहीं करेगा जैसे उसने अपनी पिछली जिंदगी में किया था। अगली सुबह एमसी प्लेन में होता है और खुद से कंप्लेन कर रहा होता है कि उसने लास्ट मिनट पर टिकट क्यों बुक की। तंग रास्ते नैरो आइल से निकलते हुए वो पोलाइट तरीके से लोगों से जगह मांगता है। तभी उसे एक जानी पहचानी लड़की दिखती है और वो उसे नाम से बुलाता है, जो यिंग। वह उसे तुरंत पहचान लेती है। एमसी कंफर्म करता है कि ये उसी की सीट है और इत्तेफाक से जो यिंग की सीट भी वहीं होती है। वो उसे थैंक यू बोलती है जब वो साइड होकर उसे विंडो सीट की तरफ जाने का रास्ता देता है। तभी एक चश्मे वाला बंदा कहीं से टपक पड़ता है और लड़की के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हुए उनकी बातों में बीच में बोलने लगता है। एमसी उस इंट्रूडर पर ध्यान नहीं देता और लड़की से कहता है कि वो अंदर वाली सीट ले ले। वो अजनबी कंप्लेन करने लगता है कि प्लेन में ऐसे सीट चेंज नहीं कर सकते। एमसी उसे बीच में ही टोक देता है और कहता है कि वो दोनों साथ हैं और वो कैसे बैठें ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है। जब वो बैठ जाते हैं तो वो चश्मे वाला बंदा फिर से बीच में बोलता है और लड़की से पूछता है कि वो मोडू क्यों जा रही है। वो जवाब देती है कि वो काम से जा रही है और फिर एमसी से वही सवाल पूछती है। एमसी कहता है कि वो घर पर बोर हो रहा था इसलिए थोड़ा रिलैक्स करने के लिए वेकेशन पर निकल गया। चश्मे वाला बंदा अपना इंट्रो चियन शेन के रूप में देता है और कहता है कि वो भी मोडू जा रहा है। वो लड़की को लिफ्ट ऑफर करता है और शो ऑफ करते हुए कहता है कि उसके डैड ने उसे पिक करने के लिए गाड़ी भेजी है। एमसी ऑफर मना कर देता है और कहता है कि उनके होटल की अपनी एयरपोर्ट पिकअप सर्विस है। वो बंदा पूछता है कि वो कौन से होटल में रुक रहे हैं तो एमसी जवाब देता है, ओमनी एंगियन। वो इंट्रूडर दंग रह जाता है क्योंकि ये एक अल्ट्रा लग्जरी होटल है जिसे बनाने में बिलियंस खर्च हुए थे। उसे शक होता है क्योंकि वो वहां पहले रुक चुका है और उसे पता है कि सस्ते रूम के साथ ऐसी सर्विस नहीं मिलती, पर एमसी कहता है कि उसने विला बुक किया है। वो बंदा यकीन नहीं कर पाता और पूछती है कि क्या वो सीरियस है। लड़की कमेंट करती है कि वहां एक रात का खर्चा $80,000 है और वो हैरान है कि एमसी इतना अमीर है। एमसी मुस्कुराते हुए कहता है कि वो खुद भी एक अमीर घर की लड़की है तो वो ये बात नहीं करे तो बेहतर है। फिर एमसी को याद आता है कि वो उनके स्कूल की स्कूल बेल सबसे सुंदर लड़की थी और शहर की एक बहुत ही मशहूर अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी। पुराने दिनों में वो लड़की इतनी शांत रहती थी और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करती थी कि किसी भी लड़के की हिम्मत नहीं होती थी उसके पास जाने की। उस वक्त एमसी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के चक्कर में था पर उसने सुना था कि जो यिंग की फैमिली को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, पैसे की दिक्कत हो गई थी। अब प्रेजेंट में वो लड़की उदास होकर कहती है कि वो अब अमीर घर की बेटी नहीं रही। एमसी को एहसास होता है कि उसने कोई दुखती रग छेड़ दी है तो वो तुरंत टॉपिक बदल देता है ताकि माहौल हल्का हो जाए। टेंशन खत्म करने के लिए दोनों हाई स्कूल के पुराने दिनों की बातें करने लगते हैं। लड़की थोड़ा हंसती है और मानती है कि हाई स्कूल के दिन सच में मजेदार थे। एमसी को लगता है कि अब बात बन गई है तो वो फिर से उस पर अपना सिस्टम यूज करता है। सिस्टम की स्क्रीन दिखाती है कि उसकी प्राइवेसी 0 है और फ्रेंडशिप लेवल 75 तक पहुंच गया है। वो हैरान होता है कि क्या वो स्कूल टाइम से ही उसे पसंद करती थी क्योंकि फ्रेंडशिप लेवल काफी हाई था। प्लेन लैंड होने के बाद सूट पहने एक सुंदर औरत आती है और अपना इंट्रो देती है। वो उसकी प्राइवेट बटलर वैंग युयान थी।
एमसी उसकी प्रोफेशनलिज्म देखकर काफी इंप्रेस होता है। वो जो यिंग से पूछता है कि वो कहाँ रुकने वाली है, तो वो बताती है कि पुडोंग में एक दोस्त के घर। एमसी उसे लिफ्ट देने की जिद करता है और अपने बटलर से कहता है कि पहले जो यिंग को उसकी मंजिल पर छोड़ें। वहीं दूर से वो चश्मे वाला बंदा ये सब देख रहा होता है और प्लान बनाता है कि वो लड़की को रेस्क्यू करके उसके साथ रोमांटिक रात बिताएगा। 25 मिनट बाद वो लोग पहुंच जाते हैं। लड़की उसे थैंक यू बोलती है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगती है ताकि वो उसे डिनर पर ले जा सके। एमसी तैयार हो जाता है पर मजाक में कहता है कि अपना वादा भूल मत जाना। दोनों कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करते हैं और एमसी उसे बाय बोलता है। वो चश्मे वाला बंदा शॉक हो जाता है कि एमसी ने लड़की को इतनी आसानी से जाने दिया। उसका हीरो बनने का प्लान फ्लॉप हो गया। आधे घंटे बाद एमसी अपने विला पहुंचता है और उसे लगता है कि यहाँ रुकने का एक एक पैसा वसूल है। बटलर उसे बताती है कि उसके नहाने के लिए पानी बाथ तैयार है। एमसी रिलैक्स करने जाता है पर तभी वो औरत उसे पीछे से पकड़ लेती है। एमसी उछल पड़ता है और पूछता है कि वो क्या कर रही है। वो कहती है कि सर्विस में उसके कपड़े उतारने में मदद करना भी शामिल है, बस अंडरवियर उसे खुद हैंडल करनी होगी। हॉट स्प्रिंग बाथ में बैठकर एमसी उस औरत को देखता है और रुकने को कहता है। बटलर समझाती है कि बैक स्क्रब पीठ साफ करना भी सर्विस का हिस्सा है, पर वो उसे पूरा नहीं नहलाने वाली। एमसी मोमेंट एंजॉय करता है और सोचता है कि ये औरत काफी अट्रैक्टिव है। वो औरत कहती है कि वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि उसे एमसी के साथ एक कनेक्शन महसूस हुआ और वो अपने कपड़े उतारने लगती है। वो एमसी के साथ पानी में उतर जाती है और एमसी उसकी सुंदरता देखकर दंग रह जाता है। फिर बटलर उसे उस रात होने वाले होटल रिसेप्शन के लिए इनवाइट करती है और एमसी पूछता है कि आखिर ये इवेंट किस लिए रखा गया है। बटलर समझाती है कि वहाँ कोई खास ड्रेस कोड नहीं है और एमसी कंफर्म करता है कि वो होने वाली ऑक्शन नीलामी में हिस्सा लेगा। अपनी डेट के साथ पार्टी में पहुंचते ही एक एम्प्लॉय उसका बड़े सम्मान से स्वागत करता है। वो औरत उसे गुड नाइट विश करती है और एक प्यारी मुस्कान के साथ उसे मेन हॉल की तरफ भेज देती है। हॉल के अंदर नीलामी शुरू हो चुकी थी और एक आइटम पहले ही 5 मिलियन में बिक चुका था। तभी ऑक्शनियर अगला आइटम अनाउंस करता है, एक बहुत ही रेयर और फेमस ब्रांड की घड़ी वॉच, जिसे देखकर सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। वो बताता है कि पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ 10 घड़ियां हैं और बिडिंग 15 मिलियन युआन से शुरू होगी। ऑक्शनियर पूरे जोश में बोलता है, बिडिंग शुरू की जाए, और क्राउड एक दूसरे से कम्पीट करने के लिए तैयार हो जाता है। एमसी घड़ी को देखकर याद करता है कि आने वाले सालों में इसकी कीमत आसमान छुएगी और ये 25 मिलियन के पार निकल जाएगी। प्रॉफिट का मौका देखकर वो तुरंत अपना पैडल नंबर 35 उठाता है और 15.5 मिलियन की बिड लगा देता है। लेकिन तभी पैडल नंबर 8 वाला आदमी 16 मिलियन बोल देता है और बिडिंग गर्म हो जाती है। लोग दंग रह जाते हैं कि कोई एक घड़ी पर इतना पैसा कैसे उड़ा सकता है। आखिर में ऑक्शनियर हथौड़ा मारता है और घड़ी 18 मिलियन में नंबर 35 मेगाकुलम को बेच दी जाती है। 2 अमीर लड़के एमसी के पास आकर अपना इंट्रो देते हैं और हमारा हीरो बताता है कि उसका नाम जियांग चेंग है। ब्लॉन्ड सुनहरे बालों वाला लड़का बताता है कि बिड नंबर 8 उसी की थी और पूछता है कि क्या जियांग चेंग लग्जरी वॉचेस का एक्सपर्ट है। एमसी जवाब देता है कि वो कोई एक्सपर्ट नहीं है, बल्कि ये तो उसकी पहली वॉच है, वो तो बस चेक कर रहा था। ब्लॉन्ड लड़का इतनी बड़ी रकम सुनकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि उसने उसे पहले कभी यहाँ क्यों नहीं देखा। जियांग चेंग बताता है कि वो कल ही कॉलेज के लिए यहाँ आया है। लड़का इंप्रेस हो जाता है कि 18 साल की उम्र में उसमें इतना दम है और वो जियांग चेंग को साथ में घूमने फिरने का इन्विटेशन देता है। तभी सिस्टम नोटिफाई करता है कि उसका लेवल बढ़ गया है और अब उसकी सालाना कमाई एनुअल इनकम 300 मिलियन के पार हो गई है। इतने सारे कैश के बावजूद एमसी जानता है कि उसके बड़े प्लान्स के लिए ये रकम तो बस ऊंट के मुंह में जीरा है। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है, वही औरत जो स्टोरी की शुरुआत में उसके साथ होटल में थी। वो औरत उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो उसे छेड़ते हुए किडो बच्चा बुलाती है और कहती है कि उसने सोचा था वो कोई गरीब स्टूडेंट होगा, पर वो तो अमीर निकला। ऑक्शन खत्म होने के बाद वो उसे अपने विला पर इनवाइट करती है ताकि वो एक और रात साथ बिता सकें। एमसी इनविटेशन मान लेता है और वो औरत मजाक में कहती है कि इस बार उसे पिछली बार से ज्यादा मेहनत करनी होगी। तभी अचानक एक आदमी वहां आता है और उस औरत का हाथ पकड़ लेता है। उसका नाम जियांग यू है। वो बंदा उस सुंदर औरत का एक्स फायंस पुराना मंगेतर निकलता है। वो जिद करता है कि उनकी सगाई हो चुकी है, पर वो औरत उसे पागल कहती है क्योंकि उसने उसके ही बेस्ट फ्रेंड के साथ उसे धोखा दिया था। जांग यू उसकी बातों को अनसुना कर देता है और कहता है कि एंगेजमेंट पार्टी हो चुकी है तो शादी तो होकर रहेगी। वो औरत गुस्से में उसे घिनौना बोलती है और कहती है कि वो उसे सिर्फ एक दिखावा बनाकर रखना चाहता है ताकि वो अपने बाकी पार्टनर्स लड़के और लड़कियां दोनों से मिल सके। तभी सिस्टम एमसी को 2 चॉइसेस देता है, या तो रिवॉर्ड लेकर निकल जाओ या उस बंदे को एक मुक्का मारो और फिजिकल एनहांसमेंट और बैड लक कार्ड पाओ। एमसी बिना सोचे समझे उस बंदे के मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है, जिसे देखकर वो औरत दंग रह जाती है। वो उसे जमीन पर गिराकर लात से मारता है और वो औरत एमसी का ये रूप देखकर काफी इंप्रेस होने लगती है। जैसे जैसे एमसी अपने दुश्मन को कूटता है, उस औरत का अफेक्शन लेवल बढ़ने लगता है, जबकि वो बंदा बॉलरूम के फ्लोर पर दर्द से चिल्ला रहा होता है। हालत बिगड़ते देख वो बंदा सिक्योरिटी को बुलाने लगता है। सिक्योरिटी आती है और लड़ाई रोकने की कोशिश करती है, पर वो एक्स फायांस चिल्लाता है कि एमसी को अरेस्ट करो और पुलिस को बुलाओ। वो स्टाफ को धमकी देता है कि वो सबकी कंप्लेंट करके नौकरी से निकलवा देगा। औरत एमसी से कहती है कि फिक्र मत करो,
वो गवाही देगी कि एमसी उसे हैरासमेंट से बचा रहा था, पर वो बंदा होशियारी झाड़ता है कि सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड हो गया है और अब एमसी गया काम से। तभी अचानक एक आदमी चाकू नाइफ लेकर वहां घुस आता है और लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। वो इंट्रूडर उस एक्सफायंस को पकड़ लेता है और मांग करता है कि जिस कपल ने उसे धोखा दिया है उन्हें उसके सामने लाओ, वरना वो सबको खत्म कर देगा। अपनी जान बचाने के लिए वो दुश्मन एक्सफायंस सिक्योरिटी से कहता है कि जिसे ये ढूंढ रहा है उसे फटाफट ढूंढ कर लाओ। तभी सिस्टम एमसी को फिर से 2 चॉइस देता है, लड़की के साथ भाग जाओ और पैसे लो, या फिर इस क्राइम को रोको और एक न्यू स्किल पाओ। सबकी सेफ्टी और उस स्पेशल टेक्निक के रिवॉर्ड के लिए एमसी एक्शन लेने का फैसला करता है। उसे याद आता है कि उसके पास बैड लक कार्ड भी है जो अभी काम आ सकता है। एमसी अपना एनहांसमेंट कार्ड एक्टिवेट करता है और उसके चारों तरफ एक ब्लू ऑरा चमकती रोशनी आ जाती है जो उसकी बॉडी को बदल देती है। उसे महसूस होता है कि उसके अंदर एक जबरदस्त ताकत आ गई है। बिना वक्त गंवाए वो बिजली की रफ्तार से चाकू वाले आदमी की तरफ लपकता है। एमसी उसके मुंह पर इतना जोरदार पंच मारता है कि उस बंदे को संभालने का मौका तक नहीं मिलता। सिर्फ एक ही हिट में वो इंट्रूडर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और हमारा हीरो सबके सामने हीरो बनकर खड़ा होता है। वो औरत दंग रह जाती है और सोचती है कि ये सिर्फ एक अमीर लड़का नहीं बल्कि असली पावर हाउस है। वो एक्स फियांस भी एमसी की ताकत देखकर डर के मारे कांपने लगता है। हमारा हीरो अपने दुश्मन राइवल के पास जाता है जो अभी भी जमीन पर गिरा हुआ था और एक खतरनाक मुस्कान के साथ उसे नीचे देखता है। हॉल में मौजूद लोग बातें करने लगते हैं कि ये लड़का कितना बहादुर और हैंडसम है जिसने इतनी आसानी से सिचुएशन संभाल ली। पुलिस वहां पहुंचती है और उस चाकू वाले इंट्रूडर को अरेस्ट कर लेती है और एक ऑफिसर एमसी को उसकी मदद के लिए थैंक यू बोलता है। लेकिन वो एक्स फियांस इस मौके का फायदा उठाता है और एमसी पर असॉल्ट हमला का आरोप लगाते हुए ऑफिसर से उसे अरेस्ट करने को कहता है। ऑफिसर एमसी से पूछता है कि क्या ये सच है कि उसने हॉल में इस बंदे को मारा है। तभी वो औरत बीच में आकर ऑफिसर को समझाती है कि उसका ईएक्स उसे धोखे से जबरदस्ती शादी करने के लिए मजबूर कर रहा था। इसके साथ ही उस औरत का अफेक्शन लेवल बढ़कर 90 हो जाता है और एमसी समझ जाता है कि वो सच में उसके प्यार में गिर रही है। वो उसे तसल्ली देने के लिए गले लगा लेता है और कहता है कि वो किसी भी स्कमबैग घटिया आदमी को दोबारा उसे परेशान नहीं करने देगा। ऑफिसर माहौल शांत करने की कोशिश करता है पर वो राइवल चिल्लाता रहता है कि उसे सिक्योरिटी फुटेज चाहिए ताकि वो अपनी मासूमियत साबित कर सके। एमसी को लगता है कि अब इस क्लूलेस बंदे पर सिस्टम का बैड लक कार्ड टेस्ट करने का सही वक्त है। जैसे ही वो आइटम एक्टिवेट करता है दुश्मन के चारों तरफ बदकिस्मती का घेरा बन जाता है। तुरंत बाद उस बंदे को बैंक से कॉल आता है कि उसके अकाउंट से 200,000 की संदिग्ध विथड्रॉवल पैसे निकलना हुई है। वो अभी फोन पर ही होता है कि एक औरत भागते हुए आती है और बताती है कि उसकी कार पर एक पेड़ ट्री गिर गया है, जिसे सुनकर वो पैनिक हो जाता है। ऑफिसर पूछता है कि क्या उसे हेल्प चाहिए, पर वो बंदा वहां से भागते हुए कहता है कि उसके पास अभी इन सब के लिए टाइम नहीं है। एमसी मुस्कुराकर सोचता है कि उसे उसके कर्मों का फल मिल गया और वो उस औरत को उस केओटिक जगह से साथ चलने को कहता है। 5 मिनट बाद कमरे में पहुंचकर वो औरत चिंता में उसे पूछती है कि क्या वो ठीक है या लड़ाई में उसे कहीं चोट तो नहीं लगी। एमसी मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि उस लेवल का लूजर उसे कभी चोट नहीं पहुंचा सकता। फिर भी वो जिद करती है कि वो खुद चेक करेगी कि उसे कहीं कोई गहरी चोट तो नहीं आई। वो औरत पूछती है कि क्या वो उसे नीची नज़र से देखेगा क्योंकि उसका ऐसा मंगेतर था, पर एमसी उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो समझाती है कि वो एंगेजमेंट उसके दादाजी ने फिक्स की थी और उसे उसकी बेवफाई के बारे में बाद में पता चला। एमसी उसे दिलासा देता है और कहता है कि अब वो उसका ख्याल रखेगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा। वो लड़की पूछती है कि क्या उसे इस तरह के कैजुअल रिलेशनशिप में कोई दिक्कत है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सीरियस रोमांस से ज़्यादा ईजी है। एमसी उसे गले लगाता है और कहता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है और वह उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करेगा। दोनों पूरी रात एक साथ बिताते हैं और वो पल उस सुंदर औरत के लिए काफ़ी इंटेंस शानदार होते हैं। अगली सुबह 2 मेड्स कमरा साफ कर रही होती हैं और उनमें से एक कमेंट करती है कि आजकल के जवानों में कितनी स्टैमिना है। दूसरी मजाक करती है कि अगर उसका पति ऐसा होता तो वो काम ही नहीं कर पाती, और वो दोनों जलन एनवी के साथ एमसी के बारे में बातें करती हैं। बाद में एक कॉफ़ी शॉप में एमसी और वो औरत ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं जबकि वो बड़े आराम से अपना फ़ोन चला रहा होता है। स्क्रीन पर वो अपने एक क्लासमेट की पोस्ट देखता है जो अपनी माँ से मिले महंगे बर्थडे गिफ्ट वॉच का शो ऑफ कर रहा था। एमसी को एक आइडिया आता है और वो उस औरत से पूछता है कि क्या वो एक सेलिब्रेटरी फ़ोटो के लिए उसकी लेग्स बोरो कर सकता है। वो पूछती है कि क्या आज उसका बर्थडे है, पर वो समझाता है कि वो अपने क्लासमेट से कुछ हटकर और अलग दिखाना चाहता है। वो औरत इस मजाक के लिए मान जाती है और उसे शरारती बच्चा ब्रैड बुलाती है। वो एक डेयरिंग पोज देती है और अपनी लेग्स ऊपर करती है ताकि एमसी सोशल मीडिया के लिए फ़ोटो ले सके। फिर वो अपने शूज़ उतारकर मज़े से पोज देने लगती है और एमसी भी इस पूरे सीन को काफ़ी एंजॉय करता है। वो फ़ोटो खींचते हुए सोचता है कि उसका 18th बर्थडे प्रेजेंट कोई कार नहीं है, पर यह किसी सुपर कार से भी ज़्यादा फास्ट है। वो एक फ़ोटो कोलाज बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। उसके सारे क्लासमेट्स दंग रह जाते हैं और जलन एनवी के मारे अपने बोरिंग गिफ्ट्स को लेकर रोने लगते हैं।
थोड़ी देर बाद एमसी एक लग्जरी कार डीलरशिप पहुंचता है जहां एक सेल्स वुमन उसका स्वागत करती है। वो उसे शोरूम का टूर देने लगती है और एमसी वहां मौजूद अलग अलग कार मॉडल्स चेक करने लगता है। वहीं अंदर वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी एक सुंदर लड़की को कार दिला रहा है जो काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रही थी। वो गंजा बूढ़ा उसे ज़बरदस्ती टच करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो उसे रोज़ घर ड्रॉप करेगा, इसलिए उसे एक अच्छी कार की ज़रूरत है। एमसी दूर से ये सब देखकर सोचता है कि वो यहाँ कार देखने आया था, पर यहाँ तो सोप ओपरा माइंड ड्रामा चल रहा है। तभी वो उस लड़की को पहचान लेता है। वो सू वन थी, जो आने वाले वक्त की एक मशहूर एक्ट्रेस बनने वाली थी। एमसी को याद आता है कि उसकी फेम एक वायरल फोटो से शुरू हुई थी जहां वो पूल से बाहर निकल रही थी। अब डैश प्रेजेंट डैश में वो बिजनेसमैन उस पर साथ में ड्रिंक पीने का दबाव प्रेशर डाल रहा था, पर वो मना कर देती है कि उसकी ऑफिस में मीटिंग है। बूढ़ा गुस्से में आ जाता है और धमकी देता है कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वो उसके प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर देगा। वो कहता है कि ज़्यादा नाटक मत करो और ऑफर एक्सेप्ट कर लो, वरना वो अपने इन्फ्लुएंस से उसे इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट करवा देगा। लेकिन वो एक्ट्रेस डरती नहीं है और साफ कह देती है कि उसका जवाब नो है, चाहे वो इन्वेस्ट करे या ना करे। उसी वक्त एमसी के सामने एक ब्लू स्क्रीन आती है और सिस्टम उसे एक स्पेशल मिशन देता है। मिशन ये था कि उसे सू वन की मदद करनी है और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। एमसी सोचता है कि उसे पहले अपनी अमीरी साबित करनी होगी ताकि वह सू वन का भरोसा जीत सके। सबका ध्यान खींचने के लिए वो सेल्स वुमन के पास जाता है और काफ़ी तेज़ आवाज़ में पूछता है कि लाफरारी खरीदने की क्या कंडीशंस हैं। सेल्स वुमन समझाती है कि वो एक लिमिटेड एडिशन मॉडल है और ख़रीदार के पास पहले से उसी ब्रांड की 5 गाड़ियाँ होनी चाहिए। एक स्माइल के साथ हमारा हीरो पूछता है, तो क्या तुम ये कह रही हो कि मैं सुपर कार को खरीदने के लायक क्वालिफाइड नहीं हूँ? सेल्स वुमन कहती है कि ये पूरी तरह नामुमकिन भी नहीं है और एमसी क्यूरियोसिटी के साथ पूछता है कि वो गाड़ी कैसे हासिल कर सकता है। वो गंजा बूढ़ा शक करने लगता है कि ये लड़का आखिर किस खानदान से है और वो देखना चाहता है कि कहीं ये सिर्फ लंबी लंबी तो नहीं फेंक रहा। एक्ट्रेस हैरान रह जाती है क्योंकि उसका बॉस वैंग भी कभी $3 मिलियन की कार नहीं खरीदता और यहाँ ये लड़का सबसे महंगे मॉडल को कैश में लेना चाहता है। सेल्स वुमन वार्न करती है कि कस्टमाइजेशन के साथ कार की कीमत 50 मिलियन युआन तक जा सकती है। एमसी मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे प्राइस पता है और ये चलेगा, तो एम्प्लॉय तुरंत अपने मैनेजर को बुलाने भागती है। तभी वहां मैनेजर के साथ वही ब्लॉन्ड लड़का ऑक्शन वाला आता है जो एमसी को देखकर खुशी से ग्रीट करता है। एमसी समझाता है कि वो शहर में नया है और उसे बिना कार के रहने की आदत नहीं है, इसलिए वो कैजुअली एक कार लेने आया है। उसका ब्लॉन्ड दोस्त हैरान होकर कहता है कि ये तो हम्बल ब्रैगिंग, दिखावा ना करने का दिखावा का एक नया ही लेवल है। इसके बाद ब्लॉन्ड लड़का एमसी की कलाई पर बंधी $18 मिलियन की वॉच की तरफ इशारा करके मैनेजर से कहता है कि आज उसके हाथ एक बहुत बड़ी सेल लगी है। एमसी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होता है और सबको अपनी महंगी घड़ी दिखाता है। मैनेजर घड़ी की कीमत जानकर दंग रह जाता है और समझ जाता है कि ये लड़का कोई मामूली क्लाइंट नहीं है। मैनेजर कहता है कि क्रेडिट चेक तो बस एक फॉर्मेलिटी है और तुरंत कार रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर देता है। एक्ट्रेस और बूढ़ा ये सब देखते रह जाते हैं। ब्लॉन्ड लड़का कैलकुलेशन लगाता है कि एमसी का खर्चा 100 मिलियन युआन के पार जा चुका है। वो गंजा बूढ़ा कार से अपना ध्यान हटाकर फिर से एक्ट्रेस पर दबाव डालता है कि वो उसके साथ ड्रिंक पर चले, पर वो मना कर देती है। गुस्से में बूढ़ा उसे आखिरी चेतावनी अल्टीमेटम देता है कि या तो वो उसके साथ चले, वरना उसका करियर खत्म समझो, और वो वहां से निकल जाता है। तभी एमसी एक्ट्रेस को उसके नाम से बुलाता है और वो हैरान होकर मुड़ती है। एमसी अपना इंट्रो जियांग चेंग के रूप में देता है और कहता है कि क्योंकि उस बूढ़े ने पीछा छुड़ाया है तो अब वो उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा। लड़की शॉक हो जाती है और पूछती है कि क्या ये सच है। उसे लगता है कि ये लड़का उसे इस मुसीबत से बचा सकता है। एमसी कहता है कि अभी उसके कुछ और प्लान्स हैं और वो कल बात करेंगे, तो लड़की मीटिंग फिक्स करने के लिए उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांग लेती है। दोनों अपने फ़ोन्स पर कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करते हैं और वो कल मिलने का वादा करके बाय बोलती है। एमसी मैनेजर से पूछता है कि वो कार कब ले जा सकता है, तो मैनेजर बताता है कि कम से कम 1 साल का वेटिंग पीरियड है। एमसी निराश हो जाता है और कुछ ऐसा ढूंढने का सोचता है जिससे कार जल्दी मिल सके। उसका ब्लॉन्ड दोस्त उसे कुछ दिनों बाद होने वाले एक कार शो में इनवाइट करता है जहां ऑन द स्पॉट कार मिल सकती है और एमसी मान जाता है। कुछ देर बाद वो एक फैंसी रेस्टोरेंट पहुंचता है जहां वही ब्लॉन्ड औरत बटलर उसे टेबल की तरफ इशारा करके बुलाती है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाती है और रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी क्रैब रो राइस ट्राई करने को कहती है। टेबल पर कई तरह की सोफिस्टिकेटेड डिशेस सर्व की जाती हैं और दोनों के बीच का माहौल काफ़ी इंटेंस और स्पेशल लग रहा है। एमसी उसके कान के पास झुककर धीरे से कहता है कि वो सिर्फ उसके साथ एक स्पेशल नाइट बिताने में इंटरेस्टेड है। औरत उससे थोड़ा रेस्ट मांगती है क्योंकि पिछली रात दोनों के लिए काफ़ी इवेंटफुल रही थी। एमसी कहता है कि वो उसे रेस्ट करने देगा, पर तभी जब वो उसे किसी प्यारे निकनेम से बुलाए तब वो उसे हबी कहती है और एक किस करती है। निकनेम से सैटिस्फाइड होकर एमसी उसे थोड़ी देर और सोने देता है। एक क्यूट सा चेहरा बनाकर वो उसकी तारीफ करती है और कहती है कि वो कितना महान है जो उसकी इतनी फिक्र करता है। फिर एमसी उससे पूछता है कि क्या वो सू वन को जानती है।
वो ब्लॉन्ड बटलर कंफर्म करती है कि वो एक्ट्रेस उसी की कंपनी में काम करती है। फिर थोड़ी उदास आंखों से वो पूछती है कि क्या एमसी सच में उस एक्ट्रेस के प्यार में पड़ गया है। एमसी समझाता है कि ऐसा नहीं है, पर उसे डीलरशिप पर मिलने के बाद उस एक्ट्रेस में काफ़ी पोटेंशियल हुनर दिखा है। ब्लॉन्ड बटलर मानती है कि कंपनी सू वन की कदर नहीं करती, जबकि उसके पास काफ़ी टैलेंट है। वो ऑफर करती है कि वो एमसी को एक्ट्रेस के करीब पहुंचने में मदद करेगी। एमसी उसे पगली बोलता है और यकीन दिलाता है कि वो अपनी सारी औरतों का अच्छे से ख्याल रखेगा। फिर वो एक्ट्रेस में इन्वेस्टमेंट की बात करती है। हमारा हीरो अपना इरादा पक्का बताता है, पर वो वार्न करती है कि सू वन को हायर करने के लिए उसे एक अपनी कंपनी खोलनी होगी और उसका पुराना कॉन्टैक्ट खरीदना बायआउट पड़ेगा। एमसी कहता है कि फिक्र मत करो, वो उसे ही उस नई कंपनी का इंचार्ज बना देगा, शेयर्स और बाकी सबके साथ। वो शेयर्स लेने से मना कर देती है और कहती है कि उसके लिए अच्छी सैलरी ही काफ़ी है। एमसी उसे प्यार से डांटता है और कहता है कि उनके बीच इतनी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अब काफ़ी क्लोज हैं। वो उसके और करीब आती है और बड़े प्यार से उसका चेहरा चूमती है। आंखों में आंसू लेकर वो कन्फेस करती है कि एमसी से मिलने से पहले उसकी ज़िंदगी बेमतलब थी और अब उसे लग रहा है कि वो सच में जी रही है। जब वो उसे गले लगा रहा होता है तभी एक्ट्रेस का मैसेज आता है, जो कल की मीटिंग का टाइम और जगह पूछ रही थी। मुस्कुराते हुए एमसी सोचता है कि ये बड़ी स्टार लगता है डील पक्की करने की बड़ी जल्दी में है। मीटिंग के लिए एमसी गाड़ी रोकता है और एक्ट्रेस उसका स्वागत करती है। वो कार में बैठती है और पूछती है कि वो कहाँ जा रहे हैं। एमसी जवाब देता है, एक लग्जरी होटल। वहां पहुंचकर वो ड्रामा के बारे में पूछती है और बताया जाता है कि वो एक छोटा प्रोजेक्ट है जिसका बजट काफ़ी लिमिटेड है। जब एमसी सुनता है कि बजट सिर्फ 5 मिलियन है तो उसका सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। उसे शक होता है कि इतने कम बजट वाले प्रोजेक्ट की क्वालिटी क्या ही होगी, इसलिए एक्ट्रेस उसे मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि स्टोरी प्लॉट बहुत अच्छी है और काम जल्दी खत्म हो जाएगा, और वो स्क्रिप्ट निकालने लगती है। हमारा हीरो स्क्रिप्ट को साइड हटा देता है और कहता है कि उसे सिर्फ इन्वेस्ट करने से मतलब है। वो कहता है कि वो अभी के अभी पैसे वायर ट्रांसफ़र कर सकता है, जिसे सुनकर एक्ट्रेस दंग रह जाती है। उसने आज तक ऐसा इन्वेस्टर नहीं देखा था। हमारा हीरो उसे बॉस बुलाने को कहता है तो एक्ट्रेस क्यूरियोसिटी में पूछती है कि आखिर उसकी उम्र क्या है। उसका फ्रेंडशिप लेवल बढ़कर 60 हो जाता है और वो पूछती है कि कॉन्ट्रैक्ट कब साइन करना है। एक्ट्रेस उसे उसकी उम्र को लेकर छेड़ती है और पूछती है कि क्या वो 20 का नहीं बल्कि 18 का है, क्योंकि वो दिखने में काफ़ी यंग है। एमसी स्मर्क करते हुए कहता है कि वो कुछ और ही सोच रहा था, जिस पर वो उसे लिटिल डेविल बुलाती है। खाना आने पर वो उसे हेल्प के लिए थैंक यू बोलती है, पर एमसी कहता है कि उसे बस एक ही थैंक्स चाहिए कि वो एक बड़ी स्टार बन जाए। तभी सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि कॉन्ट्रैक्ट पक्का हो गया है और उसे एक कंपनी के 20% शेयर्स मिल गए हैं। खाते वक्त वो सोचता है कि उसे अपने पेरेंट्स को अपनी इस नई अमीरी के बारे में बता देना चाहिए, ताकि जब वो घर जाए तो उन्हें झटका ना लगे। वो अपने डैड को कॉल करता है, जो उसे उसकी शार्प इन्वेस्टमेंट और कंपनी की सक्सेस के लिए बधाई देते हैं। डैड उसकी एनुअल इनकम कैलकुलेट करते हैं और माँ मजाक करती हैं कि डैड अपने दोस्तों के सामने बेटे की कामयाबी की बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं। एमसी पूछता है कि क्या उन्हें कोई गिफ्ट चाहिए, पर डैड उसे हम्बल रहने और ज़्यादा हवा में ना उड़ने की सलाह देते हैं। कॉल खत्म करके वो एक्ट्रेस को शॉपिंग पर इनवाइट करता है और वो मजाक में उसे अपना शुगर डैडी बोलकर मान जाती है। खाना खत्म करके वो लोग एक सुपर एक्सपेंसिव वॉच स्टोर पहुंचते हैं। वहां एंट्रेंस पर एम्प्लॉय का स्वागत देखकर एक्ट्रेस दंग रह जाती है। अंदर उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है, एक सीनियर एक्ट्रेस लिन रू, जो एक उम्रदराज आदमी के साथ थी। सू वॉन एक्ट्रेस उसे ग्रीट करती है तो लिन रू थोड़ा हिचकिचाती है, पर कहती है कि वो बस अपने एक दोस्त के साथ आई है। वो बूढ़ा आदमी कमेंट करता है कि एमसी काफ़ी टैलेंटेड और हैंडसम दिखता है। सिस्टम उस बूढ़े को एनालाइज करता है और उसके स्टैट्स दिखाता है। लिन रू उस बूढ़े को बताती है कि सू वॉन उसके एक पुराने ड्रामा में थी। वो बूढ़ा अपना इंट्रो एक फिल्म इन्वेस्टर के रूप में देता है और सू वॉन को अपना कार्ड पकड़ाता है। लिन रू मन ही मन सोचती है कि सू वॉन उसके लेवल की नहीं है। कार्ड हाथ में लिए सू वॉन सोचती है कि ये इंडस्ट्री फेक दोस्तों से भरी पड़ी है, जो बस फ़ायदा उठाना जानते हैं। सेल्स पर्सन एमसी से पूछता है कि वो कौन सी वॉच ढूंढ रहा है, तो वो कहता है कि अभी तक उसे कुछ पसंद नहीं आया। वो कहता है कि उसे 500,000 से शुरू होने वाले मॉडल्स दिखाओ, क्योंकि सस्ती घड़ियां उसकी माँ के लिए अच्छी नहीं रहेंगी। इतना बड़ा प्राइस सुनकर सीनियर एक्ट्रेस लिन रू के होश उड़ जाते हैं। वो सोचने लगती है कि एक आम आदमी को इतना कमाने में कितना वक्त लगेगा। सू वॉन वहीं बैठकर एक मैगजीन पढ़ने का नाटक करती है, पर अंदर ही अंदर वो मज़े ले रही थी कि कैसे एमसी ने उस सीनियर एक्ट्रेस की बोलती बंद कर दी। एमसी उसके पास चलकर जाता है और पूछता है कि क्या उसे कोई वॉच पसंद आई, पर सू वॉन कहती है कि वो बस देख रही है, क्योंकि वो इतनी महंगी घड़ी अफोर्ड नहीं कर सकती। तभी सिस्टम एमसी को एक रैंडम टास्क देता है, सू वॉन को एक वॉच गिफ्ट करो ताकि रिलेशनशिप और मजबूत हो सके। एमसी तुरंत उससे कहता है कि जो पसंद हो वो चुन लो। सू वॉन बड़े पोलाइट तरीके से मना कर देती है और कहती है कि जब उसके पास पैसे होंगे तब वो खुद खरीद लेगी। दूर से देख रही सीनियर एक्ट्रेस लिन रू को लगता है कि ये दोनों बस दिखावा कर रहे हैं और वो उन्हें बेइज्जत करने का मौका ढूंढने लगती है। सेल्स पर्सन एमसी के लिए कुछ टॉप क्लास महंगी वॉचेस निकालता है और उसे पहनाने में मदद करता है।
जैसे ही वॉच एमसी की कलाई पर आती है वो एकदम चमकने लगती है। एम्प्लॉय तारीफ करता है कि ये उन पर बहुत जच रही है। एमसी एक्ट्रेस से उसका ओपिनियन मांगता है और वो भी मानती है कि वॉच शानदार लग रही है। एमसी कहता है कि ये थोड़ी ढीली लूज है, तो सू वॉन खुद आगे बढ़कर उसे टाइट करने लगती है। तभी एमसी एक काफ़ी चीकी शरारत भरा कमेंट मार देता है। एमसी की फ्लर्टिंग देखकर एक्ट्रेस शर्म से लाल हो जाती है और उसका फ्रेंडशिप लेवल बढ़कर 70 हो जाता है। एमसी हैरान होता है कि फ्रेंडशिप इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई। फिर वो खड़ा होता है और सेल्स पर्सन से कहता है कि दोनों वॉचेस रैप कर दो। स्टोर एम्प्लॉय दंग रह जाता है और पूछता है कि क्या वो सच में दोनों लग्जरी वॉचेस खरीदना चाहता है। यह देखकर सीनियर एक्ट्रेस और वो बूढ़ा इन्वेस्टर शॉक में आ जाते हैं कि एमसी ने 2 मिलियन की परचेज कर ली है। उन्हें लगता है कि ये लड़का बस शो ऑफ कर रहा है। फिर एमसी सू वॉन से अपनी माँ के लिए वॉच पसंद करने में मदद मांगता है और वो एक बहुत ही एलिगेंट मॉडल दिखाती है। सेल्स पर्सन उसकी चॉइस की तारीफ करता है और बताता है कि उन वॉचेस की कीमत 800,000 से ज़्यादा है। एमसी उस लड़की से कहता है कि वो खुद पहनकर दिखाए कि वॉच कैसी लग रही है। वो पीछे खड़ी सीनियर एक्ट्रेस की सस्ती घड़ी पर ताना मारता है, जिसे सुनकर वो गुस्से से तमतमा उठती है। उनके रिएक्शन को इग्नोर करते हुए हमारा हीरो सारी चारों 4 वॉचेस पैक करने को कहता है और अपना कार्ड पेमेंट के लिए पकड़ा देता है। पेमेंट होने के बाद सू वॉन वो वॉच उतारने लगती है ताकि सेल्स पर्सन को वापस दे सके, पर एमसी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि उसे उतारने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये उसके लिए गिफ्ट है। एक्ट्रेस शर्म के मारे मना करने लगती है कि ये बहुत महंगी है और वो इसे नहीं ले सकती। एमसी जिद करता है कि ये तो बस एक छोटी सी चीज़ है और पेमेंट हो चुकी है, तो अब ये वापस नहीं होगी। लड़की फिर भी मना करती है तो एमसी बहाना बनाता है कि ये वॉच उसकी माँ पर सूट नहीं करेगी और ये उसका वेलकम गिफ्ट है। फिर एमसी एक सीरियस लुक देता है और पूछता है, क्या तुम सबके सामने मेरी बेइज्जती करना चाहती हो? ये समझते हुए कि वो उसका फ्यूचर बॉस है, वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है और उसका फ्रेंडशिप लेवल बढ़कर 75 हो जाता है। सेल्स पर्सन 4 मिलियन का रिसीप्ट थमाता है और उन्हें स्टोर की तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट भी देता है। उस वक्त सीनियर एक्ट्रेस लिन रू गुस्से में जल भुन जाती है कि एक रूकी नया कलाकार के पास उससे महंगी घड़ी कैसे आ गई। सीनियर एक्ट्रेस अपना गिफ्ट मांगती है, पर सेल्स पर्सन साफ मना कर देता है कि उनके लिए कोई गिफ्ट अवेलेबल नहीं है। ये सुनकर वो बूढ़ा इन्वेस्टर गुस्से में वहां से निकल जाता है क्योंकि उसका पूरा प्लान फ्लॉप हो गया था। सेल्स पर्सन उस सीनियर एक्ट्रेस से पूछता है कि क्या वो अभी भी अपनी वॉच लेना चाहती है, पर वो शर्म के मारे मना कर देती है और वहां से कट लेती है। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि मिशन सक्सेसफुल रहा और एमसी को एक रैंडम कैशबैक रिवॉर्ड मिलता है। जैसे ही वो एक्सेप्ट करता है, सिस्टम उसे 13,165,000 का रिटर्न देता है। फ़ोन चेक करते ही एमसी देखता है कि उसे 8 मिलियन का साफ मुनाफे प्रॉफिट हुआ है, तो वो और गिफ्ट्स खरीदने का फैसला करता है। दोनों एक लग्जरी हैंडबैग स्टोर पहुंचते हैं। एमसी उससे पसंद पूछता है, पर लड़की शर्माते हुए मना कर देती है। उसकी बात को इग्नोर करते हुए एमसी सेल्स पर्सन से सबसे पॉपुलर मॉडल्स दिखाने को कहता है। सेल्सवुमन 2 बैग्स दिखाती है और एमसी बिना सोचे समझे कार्ड स्वाइप करके दोनों बैग्स खरीद लेता है। सेल्सवुमन बताती है कि टोटल 120,000 हुआ है और अब वो स्टोर के स्पेशल मेंबर बन गए हैं। इतना खर्चा देखकर एक्ट्रेस अपने नए बॉस की जेनरॉसिटी दरियादिली से काफ़ी इंप्रेस हो जाती है। शॉपिंग के बाद वो एमसी को थैंक यू बोलने के लिए अपने अपार्टमेंट पर ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है। एमसी मजाक करता है कि उसे अपनी हिफाजत करनी होगी क्योंकि अगर वो थोड़ा टिप्सी नशे में हो गया तो एक्ट्रेस उसका फ़ायदा उठा सकती है। ये सुनकर लड़की ब्लश करने लगती है। एमसी कहता है कि वो बस मजाक कर रहा था और उसे कंपनी देने के लिए थैंक्स बोलकर वहां से निकल जाता है। लड़की उसकी कार को जाते हुए देखती है और सोचती है कि वो सच में एक अच्छा बंदा है और उसका फ्रेंडशिप लेवल बढ़कर 80 हो जाता है। एमसी को लगता है कि अब वो उसे पूरी तरह इंप्रेस करने के काफ़ी करीब है। वो कार चलाते हुए कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराता है और सोचता है कि जल्द ही ये एक्ट्रेस उसकी होगी। आधे घंटे बाद वो अपने लग्जरी विला पहुंचता है, जहां मैनेजर उसका स्वागत करती है और बताती है कि उसका बाथ नहाने का पानी तैयार है। मैनेजर उसे पूल में देखते हुए सोचती है कि इतने इंपॉर्टेंट क्लाइंट को बेस्ट सर्विस देनी होगी। एमसी पानी में रिलैक्स करते हुए मैनेजर से पूछता है कि क्या मेनू में कुछ स्पेशल और महंगी डिशेज हैं। एम्प्लॉय समझाती है कि होटल में चाइनीज़, फ्रेंच और जापानी हर तरह की लग्जरी कुजीन मिलती है। वो येलो क्रोकर और वाइट ट्रफल्स जैसी महंगी डिशेज रिकमेंड करती है। एमसी उन इंग्रेडिएंट्स को पहचान लेता है और सोचता है कि अब वो सिस्टम से मिला एक नया आइटम यूज़ कर सकता है। पूल से निकलकर एमसी उस लड़की मैनेजर के पास जाता है और एक रिलैक्सिंग मसाज अरेंज करने को कहता है। मैनेजर तुरंत मान जाती है और कहती है कि वो रूम में चलकर मसाज शुरू कर सकते हैं। रूम में पहुंचकर एमसी बेड पर लेट जाता है और इंतज़ार करने लगता है। फिर वो लड़की बेड पर आती है और मसाज शुरू करने के लिए पोजीशन लेती है। वो लड़की बेड पर आकर एमसी की पीठ पर मसाज शुरू करती है। वो एक वायल शीशी से थोड़ा मसाज ऑयल अपने हाथों में निकालती है। एमसी हैरान रह जाता है जब उसे एहसास होता है कि ये कोई मामूली मसाज नहीं बल्कि एक इलेबोरेट अरोमा थेरेपी मसाज है।
वो औरत कहती है कि होटल का स्पा उनकी स्पेशलिटी है, इसलिए वो बस अपनी आंखें बंद करे और बॉडी को रिलैक्स होने दे। जैसे ही वो उसकी पीठ पर मसाज शुरू करती है, हमारा हीरो उस सुकून के पल को एंजॉय करने लगता है। पर जैसे जैसे मसाज आगे बढ़ती है, एमसी थोड़ा फ्लस्टर्ड बेचैन होने लगता है। वो औरत उसे एक सेडक्टिव लुक देती है, जैसे वो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा स्पेशल सर्विस ऑफर कर रही हो। इस पॉइंट पर माहौल काफी गर्म हो जाता है और एमसी को उसकी असली नीयत समझ आने लगती है। वो सोचने लगता है कि क्या वो ज्यादा सोच रहा है या सच में मैनेजर उसे कोई एक्स्ट्रा सर्विस दे रही है। पर तभी मैनेजर अनाउंस करती है कि सर्विस खत्म हो गई है और वो उसे कल कार इवेंट के लिए लेने आएगी। एमसी थोड़ा निराश हो जाता है क्योंकि वो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहा था। अगली सुबह कार शो पूरी तरह पैक्ड होता है। हर तरफ लग्जरी गाड़ियां और बड़े बड़े लोग फोटोज खिंचवा रहे होते हैं। एमसी हॉल में अकेला पहुंचता है क्योंकि उसके दोस्त को कुछ काम आ गया था। उसे गाड़ियां तो कूल लगती हैं, पर उनके प्राइसेस देखकर वो ज्यादा इंप्रेस नहीं होता क्योंकि सबसे महंगी कार भी सिर्फ 2.2 मिलियन की थी। तभी अचानक एमसी को अपना एक पुराना ग्रुप दिखता है और वो सोचता है कि उसके स्कूल के पुराने क्लासमेट्स यहाँ क्या कर रहे हैं। गौर से देखने पर उसे पता चलता है कि उनमें से एक लड़की वहाँ कार मॉडल के रूप में काम कर रही है। वो रेड ड्रेस में इतनी शानदार लग रही थी कि इवेंट में सबकी नज़र उसी पर थी। एक लड़का उससे पूछता है कि वो काम से कब फ्री होगी, पर दूसरा क्लासमेट उसे टोक देता है और कहता है कि उसे परेशान ना करे। वो मॉडल सब सुन लेती है, पर कोई जवाब नहीं देती और अपना काम करती रहती है। हमारा हीरो उन लड़कों के पास जाता है जो उसे देखकर दंग रह जाते हैं और पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है। एमसी उनसे सवाल करता है कि क्या उन्होंने कोई सीक्रेट आउटिंग प्लान की थी जो उसे किसी ने बुलाया नहीं। उनमें से एक क्लासमेट गुस्से में सोचता है कि उन्होंने जानबूझकर उसे ट्रिप से बाहर रखा था और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ मिल जाएगा। हरे बालों ग्रीन हेयर वाला लड़का एक दूसरे दोस्त की तरफ इशारा करके ताना मारता है कि यही इससे पूछ लो। तभी दो लड़कियां कमेंट करती हैं कि एमसी पहले से काफ़ी हैंडसम हो गया है और एक तो यहाँ तक पूछ लेती है कि क्या उसने कोई प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। ग्रीन हेयर दोस्त उसे गले लगाता है और कहता है कि उसकी तो आवाज़ भी बदल गई है। एमसी उनसे पूछता है कि क्या वो यहाँ गाड़ी खरीदने आए हैं। एक लड़की कहती है कि वो तो बस मॉडल्स देखने आए हैं, गाड़ियाँ खरीदने नहीं। उसी वक्त सिस्टम उस लड़की मॉडल के स्टैट्स दिखाता है। एमसी उसकी हाई फ्रेंडशिप लेवल और प्राइवेसी वैल्यू देखकर शॉक हो जाता है। वो सोचने लगता है कि इनका फ्रेंडशिप लेवल इतना हाई कैसे है, जबकि उन्होंने स्कूल में दोस्ती इतनी ज़्यादा कैसे है। ये सोचकर एमसी थोड़ा खो गया था। तभी ग्रीन बालों वाला दोस्त उसे टोकता है और पूछता है कि वो ख्यालों में क्यों डूबा है। वो दोस्त एमसी से टकराता है तो एमसी उसे ध्यान से चलने को बोलता है। वो दोस्त पूछता है कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है जो इतना अजीब बिहेव कर रहा है। इन सब बातों को इग्नोर करके एमसी उस कार मॉडल के पास जाता है और उसे वेव करके कॉम्प्लीमेंट देता है कि वो उस रेड ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही है। लड़की स्माइल करती है और पूछती है कि क्या वो भी इवेंट में आया है, तो एमसी बोलता है कि वो बस लग्जरी कार्स देखने आया है। फिर एमसी अपने बाकी दोस्तों से पूछता है कि क्या वो कार खरीदने वाले हैं, तो एक दोस्त उसे गुस्से में सुनाता है और कार के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। एमसी उसे मजाक में कहता है कि तुम्हें तो बड़ा ज्ञान है, और वो दोस्त बताता है कि इस कार की कीमत 5,50,00,000 से ज्यादा है। एमसी स्मर्क करके उसे उकसाता है कि जब इतना पता है तो खरीद क्यों नहीं लेते। तभी वो मॉडल बीच में बोलती है कि बस करो, मैं काम कर रही हूँ और तुम लोग यहाँ तमाशा मत बनाओ। वो दोस्त इस मौके का फायदा उठाता है और लड़की से कार चुनने में मदद मांगता है, ये बोलकर कि उसे अच्छे मार्क्स मिलने पर गिफ्ट चाहिए। लड़की अनकंफर्टेबल हो जाती है और मना कर देती है कि उसे कार्स की ज़्यादा समझ नहीं है, वो सेल्स पर्सन से बात करें। जब वो दोस्त लड़की से चिपकने की कोशिश करता है तो एमसी उसकी पोल खोल देता है कि वो बस कार के बहाने लड़की से बातें करना चाहता है। वो दोस्त एमसी को कार खरीदने का चैलेंज देता है। एमसी मजाक में मैनेजर से पूछता है कि क्या कार के साथ ये मॉडल भी मिलती है। लड़की को ये मजाक फनी लगता है और वो बोलती है कि तुम सबके सामने इतना डायरेक्ट सवाल पूछने में काफ़ी बोल्ड हो। क्लासमेट बोलता है कि शो ऑफ मत करो, वो काम कर रही है, पर एमसी कहता है कि वो सीरियस है। तभी इवेंट मैनेजर वहां आ जाता है और लड़की को काम के वक्त बातें करने के लिए डांटता है। लड़की तुरंत माफ़ी मांगती है। वो दुश्मन दोस्त सारा इल्ज़ाम एमसी पर डाल देता है और कहता है कि अगर हिम्मत है तो कार खरीद कर दिखाओ, क्योंकि तुम काम में रुकावट डाल रहे हो। एमसी फिर से अपना सवाल दोहराता है कि कार तभी अच्छी लगती है जब मॉडल उसके साथ हो। मैनेजर एमसी की रिस्ट पर महंगी वॉच नोटिस करता है और उसका रवैया तुरंत बदल जाता है। वो बोलता है कि अगर तुम कार खरीदते हो तो मॉडल भी तुम्हारे साथ चलेगी। बिना सोचे समझे एमसी अपना कार्ड निकालता है और मैनेजर को पूरी पेमेंट तुरंत करने को बोलता है। सारे क्लासमेट्स शॉक हो जाते हैं क्योंकि कार की कीमत 8,80,00,000 से ज़्यादा है। उन्हें यकीन नहीं होता कि एमसी इतना अमीर है। पिंक ड्रेस वाली लड़की इम्प्रेस हो जाती है। वो दुश्मन दोस्त चिल्लाता है कि एमसी झूठ बोल रहा है ताकि लड़की मुसीबत में पड़ जाए, पर एमसी उसे इडियट बोल देता है। मैनेजर स्माइल करते हुए कंफर्म करता है कि इस सेल का कमीशन उस लड़की मॉडल को मिलेगा। ये सुनते ही उसकी फ्रेंडशिप लेवल 80 तक पहुंच जाती है। एमसी मैनेजर को याद दिलाता है कि मॉडल कार के साथ इंक्लूडेड है। वो दुश्मन क्लासमेट गुस्से में है
और सोच रहा है कि जैसे ही पेमेंट फेल होगी वो एमसी की सबके सामने बेइज्जती करेगा। हमारा एमसी अपना कार्ड देता है और पूछता है कि क्या वो कार आज ही ले जा सकता है। मैनेजर उसे बैठने को बोलता है ताकि डील फाइनलाइज हो सके। कार्ड मशीन तुरंत ट्रांजैक्शन अप्रूव कर देती है और 8 मिलियन 80 लाख की पेमेंट बिना किसी रुकावट के हो जाती है। पेमेंट होते ही मैनेजर स्माइल करता है और उस मॉडल को बोलता है कि जब तक पेपर वर्क हो रहा है वो एमसी का अच्छे से ध्यान रखे। वो दुश्मन दोस्त राइवल दंग रह जाता है ये देखकर कि उसने सच में 80 लाख खर्च कर दिए। वो सबके सामने बुरी तरह जलील हो जाता है। क्लासमेट्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है और ग्रीन बालों वाला दोस्त बोलता है कि स्कूल में तो ये बड़ा नॉर्मल रहता था, पता नहीं इतना अमीर कब बन गया। वो पिंक ड्रेस वाली लड़की तुरंत फ्लर्टिंग शुरू कर देती है और फरारी में राइड मांगती है, जिससे उसके फ्रेंडशिप स्टैट्स 95 तक पहुंच जाते हैं। पर चश्मे वाला दोस्त उसका मजाक खराब कर देता है ये बोलकर कि कार में सिर्फ 2 सीट्स हैं तो जगह नहीं होगी। पिंक ड्रेस वाली लड़की पलटकर जवाब देती है कि वो पैसेंजर सीट पर बैठ जाएगी क्योंकि मॉडल तो सारा दिन कार्स में ही बैठी रहती है। बैठकर हमारा एमसी सोचता है कि इस लड़की का फ्रेंडशिप लेवल इतनी जल्दी कैसे बढ़ गया और उसे समझ आता है कि ये 1 नंबर की गोल्ड डिगर है जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। तभी एमसी कहता है कि कार तभी ज़्यादा अच्छी लगती है जब वो मॉडल उसमें बैठी हो। एक क्लासमेट बीच में आग लगाने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या उसका ब्रेकअप इसी मॉडल की वजह से हुआ है। रेड ड्रेस वाली मॉडल ये सुनकर हैरान हो जाती है कि एमसी का ब्रेकअप हो चुका है। एमसी खड़ा होता है और साफ बोलता है कि ब्रेकअप का किसी और से कोई लेना देना नहीं है और ये मॉडल वैसे ही बहुत सुंदर है। ग्रीन बालों वाला दोस्त एमसी की $1 मिलियन काफ़ी महंगाई की वॉच देखकर शॉक हो जाता है और इल्ज़ाम लगाता है कि वो इतने दिन गरीब होने का नाटक कर रहा था। एमसी शांति से समझाता है कि उसने एग्जाम्स में टॉप किया था, इसलिए घर वालों ने जिद करके ये गिफ्ट दिलवाया। वो राइवल चिढ़ जाता है और बात बदलने के लिए डिनर पर चलने को बोलता है। वो गोल्ड डिगर लड़की एमसी को मॉल चलने के लिए इन्वाइट करती है। एमसी पोलाइटली मना कर देता है कि उसके पहले से प्लान्स हैं, पर वो अपने होम टाउन में मिल सकते हैं। पिंक ड्रेस वाली लड़की मान जाती है और बोलती है कि रॉन्क्यूइंग सिटी आते ही मुझे कॉल करना। इसके बाद एमसी उस मॉडल को गुड बाय बोलता है और कहता है कि वो थोड़ी और जगह घूमने जा रहा है। वो मॉडल के पास जाकर कहता है कि हम क्लासमेट्स हैं तो फिर कभी मिलेंगे। तभी एक सेल्सवुमन एमसी के पास आती है और पूछती है कि क्या वो कोई और कार देखना चाहता है और वो एक दूसरी लग्जरी कार की तरफ इशारा करती है। एमसी उस कार के अंदर का रोमांटिक सीन इमेजिन करता है और सोचता है कि ये कार एकदम परफेक्ट रहेगी। ये सोचकर एमसी अपने ऑप्शंस चेक करने लगता है। वो कार की कीमत पूछता है तो सेल्सवुमन बताती है कि इसकी कीमत 9.5 मिलियन 95 लाख है। वो 3 साल की मेंटेनेंस की बात करती है, पर एमसी उसे बीच में ही टोक देता है और बोलता है कि ठीक है, मैं ये कार ले रहा हूँ। वो एमसी फिर डिलीवरी सेरेमनी के बारे में पूछता है तो एम्प्लॉय कहती है कि वो उसके लिए एक बड़ा सेलिब्रेशन अरेंज कर सकती है, पर हमारा एमसी मना कर देता है और समझाता है कि ये कार एक गिफ्ट है, इसलिए वो बस डिलीवरी के लिए एड्रेस भेज देगा। वहीं एक पिंक बालों वाली स्ट्रीमर लाइव स्ट्रीम कर रही होती है और अपने फॉलोअर्स को वो लग्जरी कार दिखा रही होती है। वो स्ट्रीम में कहती है कि कार बहुत सुंदर है और जो भी इसे गिफ्ट देगा उसे तुरंत सच्चा प्यार मिल जाएगा। तभी वो औरत एमसी की तरफ इशारा करती है और बोलती है कि अगर स्ट्रीम पर 3000 लाइक्स आए तो वो उसका लाइव इंटरव्यू लेगी। स्ट्रीमर को वहां ऐसे ही खड़े देखकर एक एम्प्लॉय पास आती है और पूछती है कि क्या वो ऑर्डर दे रही हैं या बस घूम रही हैं। पिंक बालों वाली लड़की थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है और कहती है कि वो बस कार देखना चाहती थी। इस वजह से सेल्सवुमन स्ट्रीमर से प्रूफ ऑफ एसेट्स, पैसा होने का सबूत मांगती है ताकि वो वहां रुक सके। स्ट्रीमर चिढ़ जाती है और एमसी की तरफ इशारा करके बोलती है कि वो तो बिना किसी रोक टोक के अंदर आ गया, पर एम्प्लॉय कहती है कि ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। स्ट्रीमर की बेइज्जती हो जाती है क्योंकि उसके फॉलोअर्स कमेंट करने लगते हैं कि उसके साथ बुरा सलूक हो रहा है और वो रिच गाय ऑफ एमसी का इंटरव्यू मांगने लगते हैं। दूर से देख रही वो मॉडल शॉक हो जाती है जब उसे पता चलता है कि एमसी ने आधे घंटे से भी कम वक्त में $20 मिलियन खर्च कर दिए। वो सोचती है कि उसके परिवार के साथ हादसा होने से पहले भी वो कभी इतना पैसा इतनी आसानी से खर्च नहीं कर सकते थे। 2 घंटे बाद एमसी अंगड़ाई लेता है क्योंकि कार के सारे पेपर वर्क खत्म हो चुके होते हैं। मैनेजर उसे कार की चाबी देता है और लाइसेंस प्लेट के बारे में पूछता है। एमसी सोचता है कि कोई स्पेशल प्लेट मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। तभी सिस्टम बीच में आता है और उसे उसके इनिशियल्स नाम के पहले अक्षर वाली एक कस्टम प्लेट गिफ्ट करता है। एमसी को ये काफ़ी सही लगता है। एक एम्प्लॉय प्लेट रजिस्ट्रेशन में मदद करने के लिए आता है और एमसी आगे बढ़ने को बोलता है। प्लेट देखकर मैनेजर के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस पर क्लाइंट के इनिशियल्स थे। उसने आज तक किसी की इतनी पहुंच रीच नहीं देखी थी। एमसी उसे बोलता है कि ज़्यादा मत सोचो, उसने ये नंबर पहले ही रिजर्व कर लिया था। मैनेजर एमसी की किस्मत की तारीफ करता है कि ये प्लेट बहुत ही मीनिंगफुल और इम्प्रेसिव है। तभी एक मैकेनिक बताता है कि नई लाइसेंस प्लेट लग चुकी है। ये वीआईपी ट्रीटमेंट देखकर मैनेजर अंदाज़ा लगाता है कि एमसी पक्का किसी बड़े पॉलिटिशियन या टाइकून का रिश्तेदार होगा। कुछ देर बाद वो मॉडल एमसी के पास आती है और उसे दिन भर की चीज़ों के लिए थैंक्स बोलती है।
वो लड़की एमसी को डिनर के लिए इनवाइट करती है और कहती है कि उसकी शिफ्ट खत्म होने वाली है और ट्रीट उसकी तरफ से होगी। एमसी जवाब देने ही वाला होता है कि तभी उसका फ़ोन बजता है और उसके चेहरे पर एक स्मर्क आ जाती है। वो कॉल उठाकर हेलो बोलता है। फ़ोन की दूसरी तरफ उसका दोस्त फूट फूट कर रो रहा होता है। वो बताता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है और उसे एमसी के साथ ड्रिंक पर मिलना ही पड़ेगा, वरना वो। दोस्त की बात सुनकर हमारा एमसी एकदम शॉक हो जाता है। उसका दोस्त बोल रहा था कि अगर वो मिलने नहीं आया तो वो नदी में कूद जाएगा। तभी एमसी के पास उस दोस्त का टेक्स्ट आता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है और उसे पीने चलना है। इस वजह से एमसी को अपनी डेट पोस्टपोन करनी पड़ती है। वो मॉडल लड़की बिना किसी प्रॉब्लम के मान जाती है। बार पहुंचकर एमसी देखता है कि वो ग्रीन बालों वाला दोस्त अकेला बैठा पी रहा है। एमसी उसका मजाक उड़ाता है कि क्या तेरा नदी में कूदने का प्लान अभी भी है। वो दोस्त रोता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और वो लड़की उसे बस यूज कर रही थी। वो बताता है कि जब वो वॉशरूम गया तो वो लड़की किसी और के पीछे चली गई। एमसी ड्रामा से थक चुका था, इसलिए वो बोलता है कि सीधा सीधा बता कि हुआ क्या। दोस्त कन्फेस करता है कि उसने उन दोनों को हॉलवे में किस किस करते देख लिया, जिसने उसका दिल तोड़ दिया। एमसी बोलता है कि तुम दोनों कभी रिलेशन में थे ही नहीं, तो दिल कैसे टूट गया। पर दोस्त बोलता है कि इतना कड़वा मत बोलो। फिर एमसी उसे समझाता है कि वो लड़की तेरे लायक नहीं थी और अच्छा हुआ उस दूसरे लड़के ने उसे ले लिया। एमसी बताता है कि उसने पहले ही सुना था कि उस लड़की की पर्सनल लाइफ बहुत खराब है और उसने वॉर्न भी किया था। फिर एमसी कहता है कि पुरानी बातें भूल जाओ और दोनों चीयर्स करते हैं। 1 घंटे बाद एमसी अपने दोस्त को टैक्सी में बिठाता है और वो नशे में धुत दोस्त बोलता है कि वो हमेशा एमसी का साथ देगा। इसके बाद एमसी अपने फ़ोन से एक प्राइवेट ड्राइवर बुलाता है ताकि वो उसे उसकी नई स्पोर्ट्स कार में घर ले जाए। तभी एक औरत वहां आती है और एमसी को चिल्लाती है कि मेरे बॉयफ्रेंड की कार से दूर रहो, अगर स्क्रैच लग गया तो तुम्हारी औकात नहीं है पे करने की। एमसी बस उसकी तरफ देखकर स्मर्क करता है और सोचता है कि इसे क्या जवाब दूं। जवाब देने के बजाय एमसी अपनी चाबी से कार अनलॉक कर देता है। वो औरत अपनी गलती समझ जाती है और पूछती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड जैसे क्यों लग रहे हो। एमसी पलटकर जवाब देता है और तुम मेरी गर्लफ्रेंड जैसी बिल्कुल नहीं लग रही हो। उसे एमसी फनी लगता है और वो उसकी आवाज़ की तारीफ करती है। वो लड़की थोड़ा बोल्ड होने की कोशिश करती है और एमसी से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ थोड़ा फन करना चाहते हो। पर हमारा एमसी उसे बीच में ही टोक देता है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अचानक वही स्ट्रीमर लड़की वहां आती है और बताता है कि वही ड्राइवर है जिसे एमसी ने बुलाया था। उसका नाम यिनयान है और वो काम के साथ साथ लाइव स्ट्रीम भी कर रही होती है। स्ट्रीम देखने वाले लोग तुरंत एमसी को पहचान लेते हैं कि ये वही बंदा है जो ऑटो शो में आया था। एमसी मजाक करता है कि मेरी फोटो लेने के पैसे लगेंगे और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसका फ़ोन पकड़ ले। स्ट्रीमर तुरंत माफ़ी मांगती है और थोड़ा शर्मा जाती है। वो बताती है कि वो रात में ड्राइवर का काम करती है और एमसी से पूछती है कि क्या वो उसकी कार अपने फॉलोअर्स को दिखाने के लिए शूट कर सकती है। वो लड़की बहुत एक्साइटेड हो जाती है और अपने फॉलोअर्स को बताने लगती है कि ये कार कितनी फास्ट और कमाल की है। लाइव स्ट्रीम का चैट बॉक्स भर जाता है जब लोग कार की लाइसेंस प्लेट देखते हैं। सब कहने लगते हैं कि स्ट्रीमर कितनी लकी है जो उसे एमसी जैसा अमीर बंदा मिल गया। तभी वो पहली औरत जिसने एमसी को पहले डांटा था फ्री में ड्राइवर बनने का ऑफर देती है ताकि वो फिर से एमसी के करीब आ सके। पर एमसी उसका ऑफर ठुकरा देता है, ये बोलकर कि फ्री की चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं होती। एमसी स्ट्रीमर से पूछता है कि क्या उसे सच में ऐसी सुपरकार्स चलानी आती हैं और उसे चाबी थमा देता है। लड़की कहती है कि उसने बहुत सारी स्पोर्ट्स कार्स चलाई हैं क्योंकि वो पहले कार ब्लॉगर थी। सिस्टम उसकी सारी इन्फो दिखा देता है। वो लड़की पूछती है कि क्या वो ड्राइविंग के वक्त स्ट्रीम कर सकती है और वादा करती है कि कैमरा सिर्फ उस पर फोकस करेगा। एमसी को ब्रॉडकास्टिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो वो मान जाता है। वो दोनों निकल पड़ते हैं और लड़की फ़ोन पकड़कर स्ट्रीम चालू रखती है। वो अपने फॉलोअर्स को बताती है कि इतनी महंगी कार चलाकर वो बहुत नर्वस और एक्साइटेड है। एमसी मन ही मन सोचता है कि अगर सिस्टम ने उसकी रियलिटी ना दिखाई होती तो उसे लगता कि ये लड़की सच में बहुत एक्सपीरियंस्ड है। वो उसकी स्ट्रीम नोटिस करता है कि फॉलोअर्स तो बहुत हैं पर डोनेशंस पैसे बहुत कम मिल रहे हैं, जो उसे थोड़ा सैड लगता है। इतने व्यूअर्स होने के बाद भी उसकी कमाई बहुत कम थी। एमसी को ये अजीब लगता है और वो सजेस्ट करता है कि उसे सिर्फ ड्राइविंग पर ध्यान देना चाहिए ताकि ज़्यादा कमा सके। स्ट्रीमर समझाती है कि उसे डोनेशंस मांगना नहीं आता और वो सिर्फ कार्स और शहर दिखाकर लोगों को एंटरटेन करती है। वो क्यूरियस होकर पूछती है कि ऑटो शो का मैनेजर उसकी इतनी इज्जत क्यों कर रहा था, तो एमसी बोलता है क्योंकि उन्होंने उसे पहले ही एक और महंगी कार खरीदते हुए देख लिया था। लड़की हैरान हो जाती है ये जानकर कि उसने ये कार आज ही खरीदी है और वो एमसी को बड़े रिस्पेक्ट से देखने लगती है। वो एक्सेलरेटर दबा देती है और लाइव चैट एकदम पागल हो जाता है एमसी की पावर और दौलत देखकर। डेस्टिनेशन पहुंचकर वो चाबी वापस देती है और एमसी उसकी ड्राइविंग की तारीफ करता है और कहता है कि वो उसे फिर से बुलाएगा। स्ट्रीमर थैंक्स बोलती है और एमसी की तारीफ से बहुत खुश हो जाती है। वो थोड़ी थोड़ी एमसी से इम्प्रेस होने लगती है।
वो पूछती है कि एमसी कैसे स्ट्रीम्स देखता है, तो एमसी स्माइल करके बोलता है कि जाहिर है उसे सुंदर लड़कियों को देखना पसंद है। वो लड़की उम्मीद के साथ खुद को एक ऑप्शन बताती है और थोड़ी सपोर्ट मांगती है ताकि वो रैंकिंग में ऊपर आ सके। एमसी मजाक करता है कि उसने कभी फ्री डोनेशन अकाउंट के बारे में नहीं सुना, जिससे वो शर्मा जाती है। फिर वो सजेस्ट करती है कि क्या एमसी उसे एक ग्लास पानी के लिए अंदर बुला सकता है। एमसी समझ जाता है कि वो स्ट्रीम के लिए ये सब कर रही है, तो वो उसे छेड़ते हुए पूछता है कि कैसा वाला पानी चाहिए। उसके डायरेक्ट सवाल से स्ट्रीमर लड़की एकदम हैरान और परेशान हो जाती है। वो सोचने लगती है कि ये सब किसी फिल्म या नॉवल के सीन जैसा क्यों लग रहा है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और पसीने छूटने लगते हैं। एमसी के इतने बोल्ड रवैये ने उसकी बोलती बंद कर दी थी। उस लड़की को लगता है कि अब आगे सिर्फ दो ही चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एमसी उसे मना कर देता है और कहता है कि होटल का पानी थोड़ा खराब है, पर वादा करता है कि अगली बार मिलने पर वो उसे कॉफ़ी पिलाएगा। स्ट्रीमर थोड़ी उदास हो जाती है और सोचती है कि ये अचानक इतना कोल्ड क्यों हो गया, शायद वो एमसी की पसंद की लड़की नहीं है। फिर एमसी उसे गुड बाय बोलता है और उस लड़की का फ्रेंडशिप लेवल 60 तक पहुंच जाता है। एमसी को लगता है कि बाद में उसे डेट पर बुलाना बहुत आसान होगा। तभी एमसी के पास उसके एक पहचान वाले का टेक्स्ट आता है जो एक फैंसी डिनर करना चाहता था। एमसी सोचता है कि थोड़ा सोशल होने का ये अच्छा मौका है। अपने होटल वापस आकर वो मैनेजर को 5 लोगों के लिए एकदम शानदार खाना फीस तैयार करने को बोलता है, जिसमें सिर्फ सबसे महंगे इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे। मैनेजर बताती है कि जो मछली फिश उसने ऑर्डर की है, उसमें से एक मीडियम साइज्ड मछली की कीमत ही लगभग 1 मिलियन युआन करोड़ों में है। एमसी उसे समझाता है कि थोड़ा दिमाग लगाओ, वो कोई नया अमीर बना गवार टैकी न्यू मनी गाय नहीं दिखना चाहता जो एक साथ 10 ऐसी मछलियां ऑर्डर कर दे। आधे घंटे बाद डिनर शुरू होता है। उसके मेहमान गेस्ट्स आते हैं और इतना शानदार खाना देखकर दंग रह जाते हैं, खास करके टेबल पर रखी 2 रेयर मछलियों को देखकर। एक लड़का तो शॉक हो जाता है और कहता है कि ये 2 मछलियां तो एक कार की कीमत के बराबर हैं। वो सोचता है कि ये इतनी महंगी कैसे हो सकती हैं। मैनेजर समझाती है कि ये चाइनीज़ बहाबा फिश है जो दुनिया के सबसे महंगे सी फूड में से एक है, क्योंकि ये मिलना बहुत मुश्किल है। इसके साथ ही वो इटालियन वाइट ट्रफल्स के बारे में बताती है और बताती है कि इस पूरे खाने का बिल 3 मिलियन युआन करोड़ों में से ज़्यादा है। ये सुनकर एक लड़की गेस्ट हैरान रह जाती है और कहती है कि इतने पैसे में तो उसके होम टाउन में एक बड़ा बंगला मैंशन आ जाता। एमसी सबको रिलैक्स होकर खाना शुरू करने को बोलता है। डिनर के बाद एक दोस्त उसे ड्रिंक्स के लिए बुलाता है, पर एमसी मना कर देता है क्योंकि वो पहले ही बार में अपने दोस्त के साथ पी चुका था। वो दोस्त अगले दिन की पार्टी फिक्स करता है और सब एमसी को गुड बाय बोलते हैं। मैनेजर बताती है कि डिस्काउंट के बाद टोटल बिल लगभग 3 मिलियन युआन हुआ है। तभी सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है क्योंकि उसके अकाउंट में 149 मिलियन युआन का कैशबैक रिबेट जमा हो गया था। एमसी दंग रह जाता है और सोचता है कि ये डिनर तो बहुत फायदे का रहा, क्योंकि खाने पर खर्च करके भी उसने तगड़ा प्रॉफिट कमा लिया। मैनेजर पेमेंट कंफर्म करती है और उसे गुड बाय बोलती है। अपने रूम में आकर एमसी अपना फ़ोन निकालता है और उस स्ट्रीमर की लाइव स्ट्रीम चेक करने के लिए उसकी प्रोफाइल खोलता है। स्ट्रीम देखते वक्त एमसी नोटिस करता है कि उस लड़की का अट्रैक्टिवनेस स्कोर काफ़ी हाई है, जो उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। तभी सिस्टम उसे 3 मिलियन कॉइन्स गिफ्ट करता है और प्लेटफॉर्म पर उसका अकाउंट सीधा लेवल 65 पर पहुंच जाता है। वो अपना यूज़र नेम बदलकर डिंगहाई शेंजन रख लेता है और उस पिंक बालों वाली लड़की के लाइव चैट में एक कमेंट करता है। स्ट्रीमर इतना हाई लेवल अकाउंट अपनी स्ट्रीम पर देखकर शॉक हो जाती है। उसने पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। वो एमसी का स्वागत करती है और बताती है कि आज रात एक बड़ी गिल्ड बैटल होने वाली है। पॉपुलैरिटी बैटल शुरू होती है और वो लड़की एक दूसरी औरत के खिलाफ डोनेशन शोडाउन में उतर जाती है। एमसी अपने सिस्टम से अपोनेंट सामने वाली को एनालाइज करता है और देखता है कि उसके स्टैट्स काफ़ी लो हैं। वो राइवल की ब्यूटी स्कोर देखकर कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि उसकी दोस्त स्ट्रीमर ये बैटल आसानी से जीत जाएगी। अपोनेंट उसे ताना मारती है कि तुम्हारी किस्मत खराब है जो मुझसे पंगा लिया, और वो बिना किसी मेहनत के जीत जाएगी। लड़की अपनी किस्मत को कोसती है और कहती है कि अगर वो नहीं जीती तो अपने अपार्टमेंट का किराया रेंट नहीं भर पाएगी। राइवल उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि अपने सबसे बड़े सपोर्टर से बोलो कि मुझ पर थोड़ी दया दिखाए। तभी सिस्टम एमसी को एक मिशन देता है, स्ट्रीमर को जिताने में मदद करो और बदले में एक बड़ा रिबेट कैशबैक पाओ। स्ट्रीमर थोड़ा अल्योरिंग मोहक बनने की कोशिश करती है और पूछती है कि क्या उसके बड़े सपोर्टर की कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है। ये सुनकर एमसी थोड़ा शर्मा जाता है और सोचता है कि शायद अब उनके बीच चीज़ें बदल सकती हैं। वो लड़की अपने फॉलोअर्स से मेडिकल फीस के नाम पर डोनेशंस मांगती है ताकि चैनल थोड़ा ग्रो कर सके। लड़की अपने फैंस के कमेंट्स पर आंखें घुमा लेती है क्योंकि कोई भी पैसे खर्च करने को तैयार नहीं था। वो तुरंत अपनी टोन बदलती है और व्यूअर्स की तारीफ करने लगती है कि सब लोग बहुत टैलेंटेड हैं। तभी एमसी मज़ा शुरू करने का फैसला करता है और उसे 5 वीक चिकन्स सस्ते गिफ्ट्स डोनेट करता है। स्ट्रीमर स्माइल करके उन डोनेशंस के लिए थैंक्स बोलती है, पर अंदर ही अंदर वो दंग रह जाती है कि इतना पावरफुल अकाउंट सिर्फ 1 युआन सस्ता गिफ्ट डोनेट करके इतनी कंजूसी दिखा रहा है।
बैटल चलती रहती है और लड़की फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है क्योंकि उसका ओपोनेंट बुरी तरह जीत रहा था। चैट में कोई एक शर्त रखता है और वो लड़की मान जाती है कि अगर कोई उसे जिताएगा तो वो उसकी प्राइवेट ड्राइवर बन जाएगी। तभी हमारा एमसी एक साथ 3 सुपर रॉकेट्स भेजता है जो प्लेटफॉर्म के सबसे महंगे गिफ्ट्स हैं। जब वो गिफ्ट्स मिलते हैं तो स्ट्रीमर का मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि एक रॉकेट की कीमत ही 2000 होती है। वो एमसी को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलती है और स्कोर बोर्ड एकदम से पलट जाता है जिससे उसका अपोनेंट एकदम स्पीचलेस हो जाती है। राइवल गुस्से में आ जाती है और सोचने लगती है कि ये इतना बड़ा डोनर अचानक कहाँ से आ गया। फिर वो राइवल उस डोनर ऑफ एमसी को थैंक्स बोलती है और उसे डेट पर बुलाती है जिससे दूसरी स्ट्रीमर थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगती है। पिंक बालों वाली लड़की अपने डोनर का मूड अच्छा करने के लिए एकदम बेसुरा गाना गाने लगती है। हमारा एमसी ये सब देखकर स्मर्क करता है और बोलता है कि जो दिल करे वो करो। वहीं दूसरी तरफ उसका अपोनेंट रोने लगती है और अपने टॉप सपोर्टर से भीख मांगती है कि वो ये बैटल ना हारे। इसके साथ ही दोनों स्ट्रीमर्स के बीच असली जंग शुरू हो जाती है। अपोनेंट को एक साथ 3 रॉकेट्स मिलते हैं और वो खुशी से पागल होकर अपने डोनर को थैंक्स बोलती है। ये देखकर एमसी को मजा आता है और वो अपनी दोस्त स्ट्रीमर को 3 और रॉकेट्स भेज देता है। अब वो राइवल पैनिक हो जाती है और अपने सपोर्टर को वार्न करती है कि दूसरा डोनर उनके बहुत करीब पहुंच गया है। उसे तुरंत 5 और रॉकेट्स मिलते हैं और वो बहुत खुश होती है, जबकि पिंक बालों वाली लड़की हार मानती हुई लगती है। एमसी को इस सिचुएशन में बड़ा मजा आ रहा था और वो सोचता है कि अब ये लड़की क्या करेगी। पिंक बालों वाली स्ट्रीमर इतनी कंफ्यूज हो जाती है कि वो पूछती है कि क्या इतने गिफ्ट्स की वजह से मेरी स्ट्रीम फ्रीज हो गई है। तभी अचानक 20 रॉकेट्स एक साथ स्क्रीन पर आते हैं जिसे देखकर वो दंग रह जाती है। उसकी अपोनेंट बस स्क्रीन को देखती रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि सामने वाला डोनर अभी भी वहां कैसे है। जब उसे एहसास होता है कि उसे 20 रॉकेट्स मिले हैं और वो ये राउंड जीत सकती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो राइवल एकदम उदास और जलील महसूस करती है क्योंकि वो बुरी तरह हार चुकी थी। लड़की की स्ट्रीम पर 10,000 से ज़्यादा व्यूअर्स हो जाते हैं और वो इतने लोग देखकर हैरान हो जाती है। वो एमसी को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलती है और पूछती है कि अब वो स्ट्रीम पर क्या करे। एमसी को लगता है कि ब्यूटी फिल्टर की वजह से वो अजीब लग रही है तो वो उसे फिल्टर बंद करने को बोलता है। लड़की थोड़ा घबरा जाती है और कहती है कि अगर असली चेहरा दिखाया तो तुम डर कर भाग जाओगे। फिर भी वो हिम्मत करके फिल्टर बंद कर देती है और बुरे कमेंट्स के लिए तैयार हो जाती है। पर जैसे ही वो फिल्टर हटाती है सब लोग उसकी असली सुंदरता देखकर शॉक हो जाते हैं और चैट कॉम्प्लीमेंट से भर जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि लोग उसे गाली देने के बजाय इतना प्यार दे रहे हैं। वो एमसी से एक और राउंड जिताने की मदद मांगती है ताकि वो अगले महीने भी स्ट्रीमिंग जारी रख सके। दूसरा राउंड शुरू होता है और इस बार अपोनेंट एक ब्लॉन्ड लड़की है, बिल्कुल सेलर मून कैरेक्टर जैसी। वो नई राइवल एमसी की तारीफ करती है और कहती है कि वो उससे काफ़ी जेलस है। वो ब्लॉन्ड लड़की एमसी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है और उसे अपनी स्ट्रीम पर बुलाती है। बैटल शुरू होते ही पिंक बालों वाली लड़की एमसी से कहती है कि मुझे हारने मत देना। अपोनेंट को 5 प्लेन्स और 33 हार्ट्स मिलते हैं और वो अपने डोनर को थैंक्स बोलती है। एमसी को लगता है कि ये डोनेशन तो बहुत कमज़ोर वीक है और वो मज़े लेने के लिए 5 रॉकेट्स भेज देता है। पिंक बालों वाली लड़की उसे असली भगवान ट्रू गॉड बोलती है। वो ब्लॉन्ड एकदम कंफ्यूज हो जाती है और अपने सपोर्टर को बुलाती है जो अचानक गायब हो गया था। हमारे एमसी के सपोर्ट की वजह से वो पिंक बालों वाली लड़की आसानी से इवेंट के ग्रैंड फाइनल में पहुंच जाती है। फाइनल्स में उसका सामना दाई श्यामे से होता है जो उस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी स्ट्रीमर्स में से एक है। पिंक बालों वाली लड़की दंग रह जाती है ये देखकर कि उसकी अपोनेंट साइड की बिग 3 स्ट्रीमर्स में से एक है। वो लड़की कहती है कि उसके पास कोई खास टैलेंट नहीं है तो उसकी राइवल फैसला करती है कि वो एक छोटा सा डांस करके शुरुआत करेगी। वो राइवल मन ही मन सोचती है कि उसने पहले ही रिसर्च कर ली है और उसे पता है कि एक मिस्टीरियस डोनर ऑम एमसी ने अब तक लगभग 8 लाख खर्च किए हैं। ये सोचकर वो औरत ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए एक काफ़ी डेयरिंग डांस शुरू कर देती है। वो अपनी सैलिटरी परफॉर्मेंस माइक्रोफोन के पास जाकर जारी रखती है ताकि स्ट्रीम का माहौल थोड़ा गर्म हो सके। 2 मिनट बाद डांस खत्म होता है और वो स्ट्रीमर कैमरा की तरफ एक फ्लाइंग किस देती है। एमसी स्माइल करता है और राइवल के ब्रो बुलाने पर मजाक करता है कि अगर ये कोई ग्रुप एक्टिविटी होती तो शायद वो इस बारे में सोचता। तभी एक सजेस्टिव थॉट बबल में दोनों को साथ दिखाया जाता है और पिंक बालों वाली लड़की हैरान रह जाती है। एमसी के ग्रुप एक्टिविटी वाले आइडिया से वो एकदम लाल हो जाती है और शर्मा जाती है। पिंक बालों वाली लड़की को लगता है कि उसे जीतने के लिए मदद चाहिए होगी क्योंकि चैट में लोग बोल रहे होते हैं कि उसकी ओपोनेंट का स्कोर 8 लाख पहुंच गया है। वो एमसी से उसे बचाने की भीख मांगती है और वादा करती है कि वो कोई भी डांस सीख लेगी जो एमसी देखना चाहता है। पर तभी ओपोनेंट को 9 सुपर रॉकेट्स मिलते हैं और लड़की फिक्र में पड़ जाती है। लड़की 2 रॉकेट्स के लिए थैंक्स बोलती है और कहती है कि इसके बिना वो अपने मेडिकल बिल्स नहीं भर पाती। एमसी देखता है कि चैट में लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो सोचता है कि जो रॉकेट्स उसने भेजे वो तो बस बर्थडे कैंडल्स जैसे लग रहे हैं
और ये लड़की सार्केज्म ताना मारने में मास्टर है। फिर उसे याद आता है कि सिस्टम ने उसे मिलियंस दिए हैं और वो ये बैटल आसानी से जीत सकता है। अचानक पिंक बालों वाली लड़की की स्ट्रीम 20 रॉकेट्स के साथ फ्रीज होती हुई लगती है। उसे लगता है उसका स्क्रीन फिर से बग हो गया है, पर उसे एहसास होता है कि स्क्रीन फ्रीज नहीं है, एमसी ने सच में 20 और सुपर रॉकेट्स भेज दिए हैं। वो एकदम हाइप हो जाती है। वहीं एमसी अपने फोन पर सब देख रहा होता है और चैट पूरी तरह पागल हो जाती है ये कमबैक देखकर। स्ट्रीमर थोड़ी इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि ये देवताओं की जंग, बैटल ऑफ गॉड्स है और उस जैसे मामूली लोग बस शो एंजॉय कर सकते हैं। वो अपने सपोर्टर को खर्चों में मदद के लिए थैंक्स बोलती है और हाथ से हार्ट बनाकर ग्रेटिट्यूड दिखाती है। देखते ही देखते स्कोर एकदम पलट जाता है और वो बहुत बड़े मार्जिन से जीतने लगती है। चैट में लोग लगातार स्पैमिंग कर रहे होते हैं। उसकी ओपोनेंट एकदम थक जाती है और उसकी बोलती बंद हो जाती है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ये बैटल हार जाएगी। वो देखती है कि उसके रॉकेट्स रुक गए हैं, पर दूसरी तरफ गिफ्ट्स की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। राइवल स्ट्रीमर हैरान रह जाती है जब वो दूसरे चैनल पर 15 लाख का डोनेशन देखती है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे नहीं देखे थे। वो अपने सपोर्टर से भीख मांगती है कि रुकना मत, भेजते रहो, पर उसका एक टॉप डोनर हार मान लेता है और बोलता है कि अगले बार के लिए पैसे बचा लेते हैं। ये सुनकर वो दंग रह जाती है। हमारा एमसी 2 और रॉकेट्स के साथ अपनी जीत अनाउंस करता है और बैटल खत्म हो जाती है। पिंक बालों वाली लड़की अपनी जीत सेलिब्रेट करती है और चैट में सब उस मिस्टीरियस डोनर के बारे में बातें करने लगते हैं जिसने उसकी मदद की। वो इस जीत से इतनी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है कि ग्रेटिट्यूड में झुककर बाओ थैंक्स बोलती है। फिर वो एमसी को अपनी कॉन्टैक्ट इन्फो देती है और वादा करती है कि वो एमसी को खुश करने के लिए कुछ भी सीख लेगी। एमसी उसका ऑफर पहले तो ठुकरा देता है, पर वो ड्राइवर बनने की जिद करती है तो वो मान जाता है और उसे मिलने की जगह बता देता है। तभी चैट में लोग पहचान लेते हैं कि ये तो वही बंदा है जो कार शो में आया था और उसका राज खुल जाता है। स्ट्रीमर ये जानकर दंग रह जाती है कि उसका मिस्टीरियस डोनर वही कार शो वाला अमीर लड़का है और चैट कंफर्म कर देती है कि उसके पास फरारी है। वो सोचने लगती है कि उसने उसकी मदद क्यों की और उसका फ्रेंडशिप लेवल 85 तक उछल जाता है। एमसी को लगता है कि जब फ्रेंडशिप लेवल इतना हाई है तो उसके पास उसका ऑफर एक्सेप्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तभी सिस्टम उसे जीत की बधाई देता है और उसे 2 मिलियन युआन करोड़ों में का रिबेट देता है। एक सेटिस्फाइड स्माइल के साथ एमसी सिस्टम का रिवॉर्ड ले लेता है। वो सोचता है कि इतना दिखावा करने और पैसा खर्च करने के बाद भी उसने मिलियंस कमा लिए, जीतना तो बहुत आसान है। अगले दिन उसकी नींद स्ट्रीमर के मैसेज से खुलती है जो ड्राइवर बनने के लिए तैयार थी। एमसी मैसेज देखकर सोचता है कि वो लड़की तो बड़ी अर्ली बर्ड, जल्दी उठने वाली है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की कन्फेस करती है कि वो इतनी नर्वस थी कि सो ही नहीं पाई और अब इंतजार कर रही है कि एमसी कब रिप्लाई करेगा। ब्रश करते हुए एमसी सोचता है कि आज रात उसे क्लब जाना है तो उसे सच में एक ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। स्ट्रीमर खुशी से झूम उठती है क्योंकि उसके मास्टर ने रिप्लाई कर दिया है। वो थोड़ा सोने का फैसला करती है ताकि रात की मीटिंग के लिए फ्रेश रह सके, पर वो इतनी एक्साइटेड होती है कि उसे नींद ही नहीं आती और वो खुद को जबरदस्ती सुलाने की कोशिश करती है। रात के 8 बजे एमसी उससे मिलता है और पूछता है कि वो इतनी जल्दी क्यों आ गई, तो वो कहती है कि ये उसका फर्ज है। वो उसे क्लब के बारे में बताती है और एमसी उसे वहां ले चलने को बोलता है। वहां पहुंचते ही लोग एमसी को देखकर बातें करने लगते हैं कि वो कितना हैंडसम है और उसकी वॉच कितनी महंगी है। आखिरकार हमारा एमसी एक असली जी डॉन है। वेन्यू के अंदर बहुत सारी लड़कियां उसे ताड़ रही होती हैं और उनमें से एक कहती है कि वो एमसी पर चांस मारेगी। 3 लड़कियां उसके पास आती हैं और मजाक में कहती हैं कि वो उसे बताएंगी कि अच्छा वक्त कैसे बिताया जाता है। तभी अचानक एक बनी कॉस्ट्यूम वाली लड़की लड़खड़ाकर सीधा एमसी की बाहों में गिर जाती है। वो माफी मांगती है और थैंक्स बोलती है। एमसी सोचता है कि ये सब लोग तो एंट्रेंस पर ही इतने इंटेंस हो रहे हैं। 2 और लड़कियां ये देखकर प्लान बनाती हैं कि वो एमसी को किसी प्राइवेट रूम में ले जाएंगी ताकि कुछ। स्ट्रीमर ये सब दूर से देख रही होती है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बोले जब एमसी इतनी सुंदर लड़कियों से घिरा हुआ था। उसके दिल में थोड़ी जलन पैंग महसूस होती है और वो डिसाइड करती है कि वो ये सब अब 1 सेकंड के लिए भी नहीं सहेगी। वो भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ती है और सबको शॉक करते हुए एमसी का हाथ पकड़ लेती है। फिर वो सबके सामने अनाउंस कर देती है कि एमसी पहले से ही बुक्ड टेकन है, जिसे सुनकर बाकी लड़कियां दंग रह जाती हैं। बाकी औरतें निराश होकर वहां से चली जाती हैं और कहती हैं कि वो पार्टी में कोई दूसरा टारगेट ढूंढ लेंगी। एमसी उसे अपने और करीब खींचता है और पूछता है, मैं कब से टेकन हो गया? ये सुनकर लड़की एकदम शर्मा जाती है। वो समझाती है कि उसने देखा कि एमसी उन लड़कियों को मना नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो बस मदद करना चाहती थी ताकि एमसी के दिमाग में कोई गलत ख्याल ना आए। हमारा एमसी उसे थैंक्स बोलता है पर कहता है कि अगली बार इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अकेला ही काफी है। तभी उसका एक दोस्त वहां आता है और मजाक में पूछता है कि क्या एंट्रेंस पर भीड़ ने उसे परेशान तो नहीं किया। दोस्त मजाक करता है कि जब वो पहली बार आया था तब इतनी भीड़ नहीं थी
और फिर वो पूछता है कि ये सुंदर लड़की कौन है। एमसी उसे अपने ड्राइवर के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाता है। दोस्त बोलता है कि कोई बात नहीं, वो भी पार्टी ज्वाइन कर सकती है। फिर वो कहता है कि अब वो तीनों मिलकर धूम मचाएंगे और सब कुछ तैयार है। वो लड़की स्ट्रीमर शर्म के मारे एकदम लाल हो जाती है और उसके पास बोलने को कुछ नहीं होता। वो लोग पार्टी में एंटर करते हैं जहाँ हर तरफ लाइट्स और लोग नाच रहे होते हैं। अचानक एक लड़की आवाज देती है, यंग मास्टर जियांग, और ग्रुप रुक कर देखता है कि कौन है। वहां लड़कियों का एक ग्रुप होता है जो उसे यंग मास्टर जियांग कहकर ग्रीट करता है। एमसी स्माइल के साथ वेव करता है और कहता है कि पार्टी का सेटअप एकदम परफेक्ट है। फिर उसका दोस्त मैनेजर से 2 महंगी शराब बूज की बोतलें मंगवाता है ताकि पार्टी शुरू हो सके। ये देखकर स्ट्रीमर काफी इम्प्रेस्ड होती है और कहती है कि उसने ये ड्रिंक सिर्फ ऑनलाइन वीडियोस में देखी है। एमसी मजाक में अपने दोस्त से कहता है कि ये ड्रिंक्स तो उस मछली फिश के सामने कुछ भी नहीं जो उसने डिनर में खाई थी। दोस्त उन लड़कियों को बताता है कि हमारे एमसी का डिनर पूरे 3 मिलियन का था। लड़कियां इतने महंगे खाने की कीमत सुनकर दंग रह जाती हैं और उन्हें अपनी कानों पर यकीन नहीं होता। तुरंत बाद बनी आउटफिट वाली वेट्रेसेस टेबल पर ड्रिंक्स लेकर आती हैं। ग्लासेस भरे जाते हैं और पार्टी असलियत में शुरू हो जाती है। शाओ किंग नाम की एक लड़की एमसी के साथ टोस्ट करती है और तभी सिस्टम उसके स्टैट्स एनालाइज करता है। एमसी उसके हाई एट्रीब्यूट्स देखकर हैरान होता है और सोचता है कि ये लड़की तो फर्स्ट क्लास रैरिटी है। फिर दोनों ग्लास टकराते हैं और क्लब में एंजॉय करने लगते हैं। ये सब देखकर स्ट्रीमर को फिर से अपने सीने में जलन और घुटन महसूस होने लगती है। वो जेल्स हो जाती है कि उसका सबसे बड़ा डोनर अब किसी और लड़की के साथ है, तो वो तुरंत आगे बढ़ती है और एमसी के साथ टोस्ट करने का मौका ढूंढती है। एमसी उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है और कहता है कि इतनी लंबी रात के बाद थोड़ा रिलैक्स कर लो। वो मना कर देती है क्योंकि उसे कार चलानी है, तो एमसी उसे छेड़ते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है तुम अभी भी हैंडल कर सकती हो। वो उसके और करीब झुकता है और पूछता है कि क्या तुम्हें और पास से देखना है, क्योंकि वो काफी। एमसी मन ही मन सोचता है कि आज की रात उसका असली टारगेट वो दूसरी लड़की शियाओ किंग है, इसलिए उसे अभी के लिए स्ट्रीमर को साइड में रखना पड़ेगा। तभी शियाओ किंग खड़ी होती है और कहती है कि वो थोड़ी देर डांस करने जा रही है, पर वापस आकर उसके साथ ड्रिंक करेगी। एमसी स्ट्रीमर के गले में हाथ डालता है और कहता है कि वापस आकर वो उसे और अच्छे से देखेगा। स्ट्रीमर एकदम घबरा जाती है और सोचने लगती है कि स्ट्रीमर्स को तो शर्मीला और मर्यादा में होना चाहिए। वो एमसी को पीछे धकेलती है और पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ। एमसी चिढ़ जाता है और सोचता है कि मैंने इस पर मिलियंस खर्च किए और अब ये हार्ड टू गेट खेल रही है। एमसी वहां से उठकर चला जाता है और स्ट्रीमर वहां बैठी एकदम कंफ्यूज हो जाती है। उसे लगता है कि हमारा एमसी कोई बेवकूफ है। फिर एमसी डांस फ्लोर की तरफ देखता है जहां शियाओ किंग और एक दूसरी लड़की पोल डांस कर रही होती हैं। शियाओ किंग बहुत ही हॉट डांस करती है और बाद में आकर एमसी से पूछती है कि उसे परफॉर्मेंस कैसी लगी। दूसरी लड़की भी पास आती है और अपने मूव्स पर उसका ओपिनियन मांगती है। एमसी दोनों की तारीफ करता है और कहता है कि उनका डांस बहुत एनर्जेटिक था, यहाँ तक कि उसका दोस्त भी तालियां बजा रहा था। रेड ड्रेस वाली लड़की एमसी के और करीब आती है और कहती है कि वो उसे और अच्छे से जानना चाहती है। वो बोलती है कि सिर्फ एमसी की बातें सुनकर ही वो काफी फायर्ड अप हो रही है। दूसरी लड़की भी चिपक कर बैठ जाती है और कहती है कि एमसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भी उसके दोस्त को जानना चाहती है। दोनों तरफ लड़कियों को देखकर एमसी सोचता है कि जहां लड़कियां होती हैं वहां जंग पक्की है। एक लड़की पूछती है कि उसे मजाक में क्या पसंद है, तो दूसरी कहती है कि वो तो बस घर पर बैठकर मूवीज देखना पसंद करेगी। एमसी को लगता है कि वो तूफान के बीच फंस गया है और उसे नहीं पता उसका दिमाग कब तक ठीक रहेगा, तो वो बोलता है कि मूवी वाला आइडिया अच्छा है और वो तीनों साथ में मूवी देख सकते हैं। सब मिलकर एमसी के साथ टोस्ट करते हैं। उसका दोस्त और स्ट्रीमर कियोयिन बस देखते रह जाते हैं जब बाकी लड़कियां एमसी के सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ करती हैं। वो ब्लॉन्ड दोस्त एमसी को ब्रो बोलकर टोस्ट करने की कोशिश करता है। वहीं कियोयिन बीच में बोलने की कोशिश करती है पर उसकी कोई सुनता ही नहीं। वो 2 नई लड़कियां एमसी के और करीब आ जाती हैं और दोनों ही उसके साथ टोस्ट करना चाहती हैं। कियोयिन को बहुत बुरा लगता है, सॉल्टी फील करती है और वो सोचती है कि क्या एमसी उसे सिर्फ इसलिए इग्नोर कर रहा है क्योंकि उसने कहा था कि वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। वो सोचती रहती है कि भले ही वो ऐसी वैसी नहीं है, पर अगर एमसी ने कुछ सीरियस प्रपोज किया होता तो वो शायद मान जाती। कियोयिन गुस्से में होती है क्योंकि वो पूरी तैयारी से आई थी कि आज कुछ होगा, पर चूंकि उसने ये पहले कभी नहीं किया था तो उसे समझ नहीं आया कि क्या बोले। वो उदास है कि एमसी ने उसे थोड़ा और वक्त नहीं दिया। एमसी मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उसका प्लान एकदम परफेक्ट काम कर गया। कियोयिन का स्कोर 90 तक पहुंच गया था, जो कि एकदम सही। एमसी ने जितना सोचा था कियोयिन का लेवल एकदम वहां तक पहुंच गया। अगले 2 घंटे तक वो उन दोनों लड़कियों के साथ पीता रहा और मजाक करता रहा। उसने कियोयिन की तरफ 1 सेकंड के लिए भी ध्यान नहीं दिया। फिर निकलने का वक्त आया। एमसी का दोस्त उसे गुड बाय बोलता है और एक लड़की कहती है कि अगली बार वो पार्टी जारी रखेंगे और मूवी देखेंगे। सड़क के दूसरी तरफ से कियोयिन अपनी कार के अंदर से हाथ हिलाती है और चिल्लाती है, बॉस यहाँ। तभी एमसी एक टैक्सी का दरवाजा खोलता है और उन दोनों लड़कियों को उसके अंदर बिठा देता है। वो दोनों लड़कियां एकदम कंफ्यूज हो जाती हैं।
एमसी उन्हें देखकर बस स्माइल करता है और उन्हें समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। एक बड़ी स्माइल के साथ वो टैक्सी का दरवाजा बंद कर देता है। वो ड्राइवर को कैश की एक मोटी गड्डी थमा देता है और बोलता है कि इन दोनों को सही सलामत घर छोड़ देना और बाकी पैसे खुद रख लेना। टैक्सी वहां से निकल जाती है और एमसी अकेला सड़क पर खड़ा उसे जाते हुए देखता है। टैक्सी के अंदर से वो दोनों लड़कियां उसका नाम चिल्लाती हैं। वो हैरान है कि ये क्या हो रहा है। फिर एमसी चलकर कियो यिन की कार के पास जाता है और पूछता है कि वो वहां बस बैठी क्या रही है और क्या वो सच में उसकी ड्राइवर है। आधे घंटे बाद होटल के रूम में एमसी उस लड़की से सवाल करता है कि वो उसके रूम में क्यों आई। कियो यिन कहती है कि बहुत रात हो गई है और कैब लेना खतरनाक है। वो पूछती है कि क्या वो आज रात यहीं सो सकती है। उसे कैब के पैसे भेजते हुए एमसी उसे छेड़ता है और पूछता है क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम ऐसी वैसी लड़की नहीं हो। स्ट्रीमर एकदम शर्मा जाती है और कहती है कि वो तो बस कहने की बात थी। एमसी उसे कैब बुलाकर घर जाने को बोलता है। कियो यिन जाने से मना कर देती है। वो एमसी के करीब आती है और कहती है कि वो कहीं नहीं जा रही। एमसी बोलता है कि ठीक है मत जाओ, यहाँ बहुत सारे रूम्स हैं जो पसंद हो चुन लो। पिंक बालों वाली लड़की पूछती है कि क्या वो उसके साथ नहीं सो सकती। बेड काफी बड़ा है पर एमसी जवाब देता है कि उसे अनजान लोगों के साथ सोने की आदत नहीं है। स्ट्रीमर बेड पर बैठ जाती है और सोचती है कि सब प्लान के मुताबिक हो रहा है, बस एक आखिरी धक्के की जरूरत है और अगर वो मूव नहीं मारेगी तो एमसी भी नहीं मारेगा। दोनों के पैर करीब आते हैं। लग रहा है रात लंबी होने वाली है। अचानक कियो यिन जमीन पर बैठकर रोने लगती है। एमसी पूछता है कि वो क्यों रो रही है तो लड़की पूछती है कि क्या तुम मुझसे नफरत करते हो। पहले सब ठीक था पर अब जब मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ तो तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। एमसी सोचता है कि प्राइवेसी स्टार्ट 0 होने के अपने नुकसान हैं। उसे मर्द और औरत के बीच की ये बातें समझ नहीं आती। फिर वो बोलता है कि ये सब भूल जाओ और पास आओ पर अभी रोना बंद करो। इसके बाद दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट शेयर करते हैं। अगले 30 सेकंड्स में माहौल और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। एमसी का हाथ पकड़कर कियो यिन अपने दिल की बात कह देती है। वो कहती है कि वो सच में उसे पसंद करती है। कहानी में बताया गया है कि वो उस पल एमसी के प्यार में गिर गई थी जब उसे पता चला कि वही डिंग हाई शेन झेन उसका मिस्टीरियस बेनिफैक्टर है। वो सोचती है कि ऐसी कौन सी लड़की होगी जो एक ऐसे प्रिंस चार्मिंग का सपना नहीं देखती जो उसके सबसे बुरे वक्त में उसे बचाने आए। आंखों में आंसू लेकर स्ट्रीमर फिर से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है और हमारा एमसी उसे गले लगा लेता है। फिर एमसी उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और कहता है कि वो सब समझ गया है, वो उसे बाहर नहीं निकालेगा और वो आज रात यहीं रुक सकती है। स्ट्रीमर बेड पर लेट जाती है और आगे जो भी होने वाला था उसके लिए तैयार दिखती है। फिर एमसी उसके और करीब आता है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और इस तरह दोनों एक बहुत ही इंटेंस रात साथ बिताते हैं। अगले दिन एक ऑफिस में हम देखते हैं कि सुवोन एक रूम में आती है और मैनेजर यू को आवाज देती है। यू अपने डेस्क पर बैठी उसे पहचान लेती है और पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तभी सुवोन पूछती है कि क्या मैनेजर हमारे एमसी को जानती है और यू कंफर्म करती है कि वो उससे एक ट्रिप पर मिली थी। यू बताती है कि वो एमसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की तैयारी कर रही है और सुवोन को इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। सुवोन ये सुनकर दंग रह जाती है और पूछती है कि क्या मैनेजर सच में अपनी नौकरी छोड़ रही है। यू कंफर्म करती है कि वो एमसी की कंपनी ज्वाइन कर रही है और सुवोन उस एजेंसी की सबसे पहली आर्टिस्ट होगी। ये सुनकर सुवोन सवाल करती है कि क्या यू को एमसी पर इतना भरोसा है क्योंकि उसकी कंपनी एकदम नई है। यू कहती है कि उसे एमसी पर 100% भरोसा है क्योंकि वो एक भरोसेमंद इंसान है। सुवोन अभी भी कंफ्यूज है कि मैनेजर एमसी पर इतना ज्यादा ट्रस्ट क्यों करती है। अचानक एक एम्प्लॉय अंदर आता है और अनाउंस करता है कि नीचे एक सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा है। यू तुरंत उसे मना करने को बोलती है। वो कहती है कि उसे किसी से कोई फ्लावर्स या गिफ्ट्स नहीं चाहिए पर वो लड़का समझाता है कि गिफ्ट एक कार है और उसकी पूरी पेमेंट हो चुकी है इसलिए वो उसे मना नहीं कर सकते। दोनों औरतें हैरान हो जाती हैं और सुवोन सजेस्ट करती है कि नीचे चलकर देखना चाहिए। नीचे पहुंचते ही कॉन्फिटी और जश्न के साथ उनका स्वागत होता है। एक सेल्सवुमन यू को आगे आने को बोलती है ताकि वो अपना स्पेशल गिफ्ट देख सके। सेल्सवुमन पर्दा हटाती है और सामने एक लग्जरी पिंक स्पोर्ट्स कार होती है। सुवोन कार देखकर एकदम फिदा हो जाती है और कहती है कि यू बहुत लकी है जिसे इतना शानदार गिफ्ट मिला। तभी ऑफिस के लोग गप्पे लड़ाने लगते हैं कि मैनेजर का नया बॉयफ्रेंड बहुत अमीर है जिसने $10 मिलियन की कार दी है। सेल्सवुमन कार की चाबी मैनेजर को देती है और वो काफी खुश दिखती है। यू पूछती है कि ये गिफ्ट किसने भेजा है तो सेल्सवुमन बताती है कि ये हमारे एमसी ने भेजा है। यू इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि आज तक किसी मर्द ने उसके साथ इतने अच्छे से बिहेव नहीं किया और उसकी अफेक्शन प्यार का लेवल बढ़ जाता है। यू का अफेक्शन लेवल सीधा 99 तक पहुंच जाता है। वहां हमारे एमसी के पास सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और उसे एक स्पेशल रिवॉर्ड पैकेज मिलता है। स्क्रीन पर एक रीइंबर्समेंट कार्ड दिखता है जिसकी लिमिट पूरे 500 मिलियन है और साथ में एक बड़ा इंटरेस्टिंग आइटम भी मिलता है। एमसी इमेजिन करता है कि वो एक साथ कई लड़कियों के साथ अच्छा वक्त बिता सकता है। उसे लगता है कि ये आइटम कमाल का है पर इसे ध्यान से यूज करना पड़ेगा क्योंकि इसका रिजल्ट लड़कियों की सेटिस्फैक्शन पर डिपेंड करता है। फिर सिस्टम उसे एक और रिवॉर्ड देता है, एक इन्वेस्टमेंट फर्म जिसे अब उसे मैनेज करना है। वो रिक्वायरमेंट्स देखता है, 10 मिलियन की शुरुआती इन्वेस्टमेंट और साल का कम से कम 10% रिटर्न। एक स्माइल के साथ वो नई कंपनी शुरू करने के लिए सीधा 500 मिलियन इन्वेस्ट करने का फैसला करता है। सिस्टम सब कुछ कंफर्म कर देता है। तभी एमसी उस लड़की क्योयुन को गले लगाता है
और सोचता है कि क्या नया कार्ड अभी उस पर टेस्ट करे। फिर वो रुक जाता है और सोचता है कि अभी कार्ड यूज ना करना ही बेहतर है, पहले थोड़ा चिल करते हैं। 1 घंटे बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और लड़की उससे कहती है कि अब उसकी स्ट्रीम पर डोनेशंस देना बंद कर दे। वो समझाती है कि प्लेटफॉर्म 70% कट ले लेता है और एमसी ने पहले ही उस पर बहुत ज्यादा खर्च कर दिया है। एमसी पूछता है, तो क्या तुम चाहोगी कि मैं पैसे सीधा तुम्हें भेज दूं? ये सुनकर लड़की इतनी हैरान होती है कि उसके मुंह का खाना शर्माते हुए वो कहती है कि उसने पहले ही 2.5 मिलियन खर्च कर दिए हैं और उसे इतना खर्चा करवा के बुरा लग रहा है। होटल मैनेजर ये बातें सुन लेती है और दंग रह जाती है कि हमारे एमसी ने स्ट्रीम पर इतना पैसा उड़ाया है। एमसी बोलता है कि फिक्र मत करो। तो वो पूछती है कि क्या वो अपनी स्ट्रीमिंग जारी रख सकती है। वो जवाब देता है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है और वो जो चाहे कर सकती है। खुश होकर क्योयुन फैसला करती है कि अब वो कुकिंग और ऑनलाइन इंटरेस्टिंग चीजें ढूंढने का कंटेंट बनाएगी। एमसी उसे सपोर्ट करता है और कहता है कि अगर कोई दूसरा स्ट्रीमर उसे परेशान करे तो उसे तुरंत बताए। मैनेजर पास आती है और एमसी होटल में अपना स्टे 2 महीने और बढ़ाने को बोलता है। फिर वो अपना क्रेडिट कार्ड निकालता है पेमेंट करने के लिए। मैनेजर शॉक हो जाती है और पूछती है कि क्या उसे सच में शहर में इतने दिन रुकना है। क्योयुन उसे याद दिलाती है कि यहाँ का 1 दिन का किराया 80,000 है, सिर्फ 80 नहीं। एमसी स्मर्क करके कहता है कि तुम्हारा बॉस खुश नहीं होगा अगर उसे पता चला कि तुम कस्टमर्स को भगा रही हो। मैनेजर आर्ग्यू करती है कि 2 महीने के लिए 4,800 खर्च करना पैसे की बर्बादी है, अगर वो वहां रुकने वाला ही नहीं है। क्यूइन स्ट्रॉबेरी खाते हुए सोचती है कि मैनेजर एमसी के लिए इतनी फिक्र क्यों कर रही है। सिचुएशन देखकर एमसी सिस्टम से मैनेजर के स्टैट्स चेक करता है। सिस्टम दिखाता है कि उसकी ब्यूटी 90 है, फ्रेंडशिप 80 और प्राइवेसी 0। हमारा एमसी दंग रह जाता है और सोचता है कि इसका फ्रेंडशिप लेवल पहले से ही इतना हाई कैसे है। मैनेजर सोचने लगती है कि क्या उसने एमसी को अजीब तरीके से देखा और कहीं उसकी फीलिंग्स पकड़ी तो नहीं गई। वो एमसी के आसपास की दूसरी औरतों के बारे में सोचकर थोड़ा इनसिक्योर फील करने लगती है। उसे पता है कि एमसी की लाइफ में पहले से ही 2 औरतें हैं, फिर भी वो जितना उसे जानती है उसका खिंचाव अट्रैक्शन उतना ही बढ़ता जा रहा है। एमसी के रूम में पहुंचकर वो हाउसकीपर को भेज देती है और कहती है कि वो खुद सब कुछ संभाल लेगी। उसका मन करता है कि वो एमसी का हर तरीके से ध्यान रखे। वो यहाँ तक सोचने लगती है कि अगर इस वक्त हमारा एमसी उससे कुछ ज्यादा मांग ले तो वो क्या करेगी। वहीं हमारा एमसी मैनेजर का इंटरेस्ट नोटिस कर लेता है और उसे ये सब देखकर मजा आता है, पर वो कुछ बोलता नहीं। वो मैनेजर से कहता है कि फिक्र मत करो और अपना काम जारी रखो, क्योंकि उसे चीजें कॉम्प्लिकेटेड करना पसंद नहीं है। मैनेजर मान जाती है और पेपर वर्क संभालने लगती है। जब वो बाहर निकलती है तो उसकी एक कोवर्कर पूछती है कि उसके चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है। मैनेजर स्माइल करके कहती है कि क्लाइंट ऑफ एमसी के साथ डील करना बहुत आसान है और उसने कोई परेशानी खड़ी नहीं की। उसकी दोस्त शिकायत करती है कि सब लोग मैनेजर से जलते हैं और वो दोस्त फिर से कमीशन में सबसे पीछे रह जाएगी। वो रोती है कि एमसी जैसा वेल क्लाइंट, बहुत अमीर क्लाइंट ढूंढना बहुत मुश्किल है जो पूरे हफ्ते के लिए बुकिंग करे। मैनेजर थोड़ी सेटिस्फाइड दिखती है। तभी उसकी दोस्त कहती है कि आज तुम्हारी रिजर्वेशन खत्म हो रही है तो हम डॉम में साथ रेस्ट करेंगे, पर मैनेजर उसे मना कर देती है और कहती है कि उसे जनरल मैनेजर से मिलना है एक क्लाइंट मैटर के लिए। कोवर्कर हैरान हो जाती है ये सुनकर कि क्या वो सच में 2 महीने के लिए स्टे बढ़ा रहा है। वो कैलकुलेट करती है कि इसका कमीशन ही $2,40,000 बनेगा और पूछती है कि तुमने उसे डिस्काउंट क्यों दिया। मैनेजर वांग समझाती है कि उसने कहा था वो कुछ दिन में चला जाएगा, इसलिए उसने मदद कर दी। उसकी दोस्त मजाक में पूछती है कि क्या वो क्लाइंट ऑमसी हैंडसम और चार्मिंग है। वांग शर्मा जाती है तो दोस्त बोलती है कि अमीर और दिखने में अच्छा, ये तो एकदम परफेक्ट कैच है। फिर दोस्त उसके कान में फुसफुसाती है कि अगर तुम चाहो तो मैं उस क्लाइंट का ध्यान रखूंगी और सारा कमीशन तुम्हें दे दूंगी। मैनेजर उसे बोलती है कि सपने देखना बंद करो, वो बंदा मिलियंस खर्च करता है और जो लड़की चाहे उसे मिल सकती है। मैनेजर अकेले में सोचती है कि हमारा यंग जियांग ऑमसी उसके बारे में क्या सोचता होगा। फिर वो अपनी दोस्त को गुड बाय बोलती है और जनरल मैनेजर को ढूंढने निकल जाती है। जनरल मैनेजर ये खबर सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि इतने बड़े क्लाइंट की खातिरदारी वो खुद करेगा। 10 मिनट बाद हमारा एमसी बिल देखता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि एमसी देखता है कि 1 दिन का किराया 80,000 है तो 2 महीने का बिल तो ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि डिस्काउंट की वजह से बिल कम आया था। तभी सिस्टम उसे रिबेट कार्ड यूज करने पर बधाई देता है और बताता है कि उसके अकाउंट में $380 मिलियन आ गए हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। एमसी पीपहोल से देखता है तो वहां जनरल मैनेजर 2 और लोगों के साथ खड़ा था। एमसी दरवाजा खोलता है और वो आदमी अपना बिजनेस कार्ड देते हुए अपना इंट्रो देता है और एमसी को उसके भरोसे के लिए थैंक्स बोलता है। जनरल मैनेजर बताता है कि मैनेजर वांग के डिस्काउंट की वजह से अब एमसी को सुपर वीआईपी बेनिफिट्स मिलेंगे और हमेशा के लिए 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। हमारा एमसी समझ जाता है कि ये सब उस डिस्काउंट की वजह से हुआ है। वो मन ही मन सोचता है कि मैनेजर की इस दयालु फितरत की वजह से उसका लगभग 100 मिलियन का रिबेट नुकसान होते होते बचा। पर वो ये भी सोचता है कि वो मैनेजर अपनी कमीशन कटवाने को तैयार थी, मतलब वो एक अच्छी औरत है। फिर एमसी जनरल मैनेजर से हाथ मिलाता है और दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और वो आदमी तुरंत मान जाता है। इसके बाद
प्रेसिडेंट मैनेजर वांग को ऑर्डर देता है कि वो अपने नए दोस्त ऑफ एमसी का बहुत अच्छे से ख्याल रखे और उसकी हर रिक्वेस्ट को प्रायोरिटी दे। फिर जनरल मैनेजर वहां से निकल जाता है ये बोलकर कि वो अब और डिस्टर्ब नहीं करेगा। एमसी मैनेजर वांग को देखता है जो गुड बाय बोलते वक्त थोड़ी नर्वस लग रही थी। रूम के अंदर वो स्ट्रीमर लड़की एमसी की गोदी में कूद जाती है और कहती है कि वो ये जगह कभी छोड़कर नहीं जाना चाहती। एमसी बोलता है कि उसे कुछ काम है पर अगर वो चाहे तो यहाँ अकेली रुक सकती है। वो थोड़ा शिकायत करती है कि उसने दोस्तों के सारे प्लान्स कैंसिल कर दिए ताकि वो एमसी के साथ रह सके। एमसी उसे समझाता है कि वो फ्री होते ही उसे मिलने आएगा और वो मान जाती है। 1 घंटे बाद एमसी बाहर निकलता है तो उसे यूवायू मिलती है जो बाहर इंतजार कर रही थी। वो पास आकर उसे थैंक्स बोलती है और बड़े प्यार से उसके गाल पर किस किस करती है। अचानक एक आदमी वहां आता है और चिल्लाते हुए यू को गंदी गालियां देने लगता है। वो आदमी उसे धमकी देता है कि मुझसे शादी कर लो वरना मैं तुम्हारे सामने नदी में कूद जाऊंगा। एमसीयू से पूछता है कि क्या तुमने अपने इस पागल एक्स फायंसी के साथ अभी तक मैटर सॉल्व नहीं किया। यू बताती है कि ये बंदा उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा और यहाँ तक कि ऑफिस भी आ जाता है, पर वो एमसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो पागल एक्स फियांसे गुस्से में आ जाता है और दोनों पर इल्जाम लगाता है कि वो धोखेबाज हैं और पीठ पीछे मिल रहे हैं। यू एमसी से कहती है कि उसकी बकवास पर ध्यान मत दो और यहाँ से चलो। वो एक्स फियांसे एकदम आपा खो देता है और धमकी देता है कि वो सबको सब कुछ बता देगा और नदी में कूद जाएगा और इसका जिम्मेदार उन्हें ठहराएगा। फिर वो आगे बढ़कर यू का हाथ पकड़ लेता है जिससे यू बहुत डर जाती है। ये देखकर हमारा एमसी बीच में आता है और उस आदमी को तुरंत पीछे हटने को बोलता है ताकि वो यू को बचा सके। उस बंदे की हिम्मत देखकर हमारा एमसी उसका कॉलर पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या तू सच में पिटना चाहता है। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाता है और स्मर्क करके ऑफर देता है कि अगर वो इस बदले में उसका साथ दें तो वो हर गार्ड को 5 मिलियन 50 लाख देगा। एमसी उन्हें समझाता है कि वो ऐसा नाटक करें जैसे ये बंदा नदी में कूद रहा था और फिर इसे बचाने में जानबूझकर बहुत देर लगा दे। वो एक्स फियांसे पैनिक हो जाता है और पूछता है कि क्या एमसी दिन दहाड़े गुंडे हिटमैन हायर कर रहा है। सिक्योरिटी गार्ड्स थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या वो इतने बड़े ऑफर के साथ मजाक कर रहा है। एमसी कहता है कि वो एडवांस पेमेंट कर सकता है और वादा करता है कि अगर उन्हें जेल भी जाना पड़ा तो वो उन्हें बेस्ट लॉयर्स दिला देगा। गार्ड्स पैसे देखकर लालच में आ जाते हैं और सोचते हैं कि थोड़ी देर जेल जाने के बदले 10 मिलियन मिलना कोई बुरी डील नहीं है। वो राइवल डर जाता है और उन्हें वॉर्न करता है कि किसी को नुकसान पहुंचाना बहुत बड़ा गुनाह है। वो डर के मारे पीछे हटने लगता है पर गार्ड्स उस पर चिल्लाते हैं कि जल्दी नदी में कूद जा ताकि हम अपना काम खत्म करें। वो बंदा एमसी को चैलेंज करता है कि उसमें कुछ करने की हिम्मत नहीं है पर एमसी बस उसे नफरत से देखता है। फिर एमसी तुरंत 1 लाख का ऑफर देता है और बोलता है कि इसकी तब तक पिटाई करो जब तक ये बेहोश न हो जाए। एक गार्ड अपना फोन चेक करता है और दंग रह जाता है जब वो देखता है कि प्रॉमिस्ड किए पैसे सच में उसके बैंक अकाउंट में आ गए हैं। पैसा मिलते ही सिक्योरिटी गार्ड्स उस राइवल पर टूट पड़ते हैं और उसके पास बचने का कोई मौका नहीं होता। गार्ड्स उसे घेर कर धोना शुरू कर देते हैं और हमारा एमसी फ्रंट सीट पर बैठकर ये सारा तमाशा देखता है। तभी सुंदर युक्सी एक्सियो वहां आती है और एमसी से कहती है कि इसे जाने दो, लड़ाई बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। एमसी उसे बोलता है कि फिक्र मत करो, वो आज ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। 5 मिनट बाद गार्ड्स उसे थैंक्स बोलते हैं और कहते हैं कि आगे भी कोई काम हो तो बताना। एमसी युक्सी से कहता है कि वो उस झैंग यू नाम के बंदे का बंदोबस्त कर देगा और वो मान जाती है। तभी सिस्टम एमसी के इमोशंस डिटेक्ट करता है और उससे इनाम में एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी दे देता है। वो बहुत खुश होता है क्योंकि अब एक प्रोफेशनल टीम के साथ ऐसे बेवकूफ़ों से निपटना कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिर एमसी एक्साइटेड होकर युक्सी से कहता है कि चलो अपनी नई कंपनी के लिए कुछ लोकेशंस देख कर आते हैं। युक्सी हैरान होती है और पूछती है कि इतने हंगामे के बाद भी तुम्हारे पास इतनी एनर्जी है, पर वो जवाब देता है कि वो किसी ऐरे गहरे बंदे की वजह से अपने प्लान्स खराब नहीं करेगा और दोनों निकल जाते हैं। थोड़ी देर में वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर पहुंचते हैं। ऑफिस के अंदर पहुंचकर वो कहता है कि ये जगह एंटरटेनमेंट कंपनी शुरू करने के लिए एकदम परफेक्ट है। वो भी मानती है कि थोड़े बदलाव के बाद वो काम शुरू कर सकते हैं। एक शातिर स्माइल के साथ हमारा एमसी उस ब्लॉन्ड लड़की को थोड़ी देर अपने पास बैठने के लिए इनवाइट करता है। वो लड़की विंडो के पास जाकर पर्दे ब्लाइंड्स गिरा देती है जिससे ऑफिस का माहौल काफी इंटिमेट हो जाता है। फिर वो बड़े सिडक्टिव तरीके से एमसी के पास आती है और उसके सामने घुटनों पर बैठ जाती है। नए ऑफिस में दोनों अकेला वक्त बिताते हैं और एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। हमारा एमसी थोड़ा भोलापन दिखाता है और पूछता है कि वो क्या कर रही है। उसने तो बस उसे बैठने को कहा था। लड़की उसे गूफबॉल बुद्धू बोलती है और कहती है कि अगर तुमने ये नाटक जारी रखा तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। वो बात पलट देती है और पूछती है कि क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हारी गोदी में बैठकर ये मैटर सॉल्व करूं? एमसी स्माइल करके जवाब देता है कि तुम्हें जो खुशी दे वही करो।
इसके बाद माहौल और गर्म हो जाता है। वो उसे अपनी तरफ खींचता है और उनके बीच की नज़दीकियां बढ़ जाती हैं। वो ब्लॉन्ड लड़की उस पल का पूरा मजा ले रही होती है। जब एमसी वापस अपनी विला पहुंचता है तो मैनेजर उसका स्वागत करती है और पूछती है कि वो डिनर करेगा या बाथ लेगा। वो औरत मन ही मन कुछ और ही सोच रही थी। वो एमसी को एक स्पेशल मसाज देना चाहती थी, पर एमसी पहले डिनर करने का फैसला करता है और बात के लिए मना कर देता है, जिसे सुनकर मैनेजर थोड़ी हैरान हो जाती है। वो लड़की थोड़ी निराश हो जाती है क्योंकि उसने कुछ नए ट्रिक सीखे थे ताकि वो पिछली बार से भी बढ़िया सर्विस दे सके। कोई और रास्ता ना होने पर मैनेजर एमसी को डिनर सर्व करती है। फिर एमसी उसे छेड़ते हुए कहता है कि आज तुम्हारा दिन नहीं था इतना प्रोएक्टिव होने का, पर अगली बार जरूर मौका मिलेगा। अगले दिन एक कार इवेंट में एमसी को अपना वही ऑक्शन वाला दोस्त मिलता है जो उसे देखकर हैरान होता है। तभी एक दूसरा बंदा एक बहुत ही सुंदर औरत के साथ वहां आता है। वो ब्लॉन्ड दोस्त उस औरत की सुंदरता देखकर दंग रह जाता है और कहता है कि उसका फिगर तो किसी मूवी स्टार जैसा है। एमसी उस औरत को पहचान लेता है। वो जो यिंग थी। वो नोटिस करता है कि वो वहां काफी उदास लग रही है। तभी एक गंदा बंदा नीचे के एंगल से उसकी फोटोज लेने लगता है, जिससे झाओ यिंग बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो कमीना उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसे कपड़े पहने हैं तो मैं जैसी चाहूं वैसी फोटो ले सकता हूं और तुम कुछ नहीं कर सकती। ये देखकर एमसी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो उसकी बचपन की दोस्त थी। बिना कुछ सोचे एमसी उस बंदे पर टूट पड़ता है और एक तगड़ा किक मारता है, जिससे उसका फोन उड़कर दूर गिर जाता है। वो बंदा जमीन पर गिरकर चिल्लाता है कि मेरी फोटो खराब कर दी। एमसी स्मर्क करके बोलता है कि तू तो बस फिसल गया था, और उसके टूटे हुए फोन के पैसे देने का ऑफर करता है। पर वो गंदा बंदा गुस्से में उठता है और एमसी पर अटैक करने की तैयारी करता है। वो तुरंत आगे बढ़ता है और एमसी के चेहरे पर मुक्का पंच मारने की कोशिश करता है। हमारा एमसी मुस्कुरा देता है क्योंकि कानून के हिसाब से अब उसे अपने बचाव सेल्फ डिफेंस में लड़ने का पूरा हक मिल गया था। वो उसके अटैक से बचता है और सीधा उस बंदे की ठुड्डी चिन पर एक तगड़ा मुक्का मारता है, जिसे वो देख भी नहीं पाता। वो राइवल वही ढेर हो जाता है और हमारा एमसी एक विजेता विनर की तरह उसके सामने खड़ा रहता है। एमसी मैनेजर से बोलता है कि पुलिस को फोन करो और सीसीटीवी फुटेज संभाल कर रखो। मैनेजर तुरंत भागते हुए फोन करता है और सिक्योरिटी को बुलाता है। एमसी के नए दोस्त उसके मुक्के की तारीफ करते हैं और वो मजाक में कहता है कि इस घटना ने शहर के बारे में उसका नजरिया थोड़ा खराब कर दिया है। उसकी एक दोस्त कहती है कि वो लोग शरीफ लोग हैं और उन्हें ऐसे गंदे कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी वो मॉडल झाओ यिंग पास आती है और पूछती है कि क्या एमसी ठीक है, तो वो बोलता है कि जरूरी ये है कि तुम सेफ हो। दोस्त मजाक करते हैं कि अब समझ आया कि उसे इतना गुस्सा क्यों आया, ये सब तो इस लड़की के लिए था। हमारा एमसी समझाता है कि वो लड़की उसकी पुरानी स्कूलमेट है और उसका नाम झाओ यिंग है। फिर वो अपने दोस्तों वांग जेंग और चेन हाओ को उससे मिलवाता है। लड़की पूछती है कि क्या वो आज फिर से कार देखने आया है। एमसी बोलता है कि वो अपने पापा के लिए एक कार खरीदने आया है और वो उसे बाद में मिलने के लिए इनवाइट करता है। वो मान जाती है और कहती है कि शिफ्ट खत्म होने के बाद वो कॉल करेगी। एक दोस्त पूछती है कि क्या वो कोई सुपर कार देख रहा है। तभी एक सेल्स पर्सन तुरंत पास आता है। सेल्स पर्सन बताता है कि कीमत 2,20,00,000 है और एमसी डिलीवरी के बारे में पूछता है। एम्प्लॉय कंफर्म करता है कि वो पूरे देश में कहीं भी डिलीवरी दे देंगे और रजिस्ट्रेशन में भी मदद करेंगे। एक स्माइल के साथ एमसी अपना कार्ड निकालता है और पेमेंट फाइनलाइज कर देता है। एमसी उन्हें बोलता है कि एक शानदार डिलीवरी सेरेमनी तैयार करो ताकि वो अपने पापा को सरप्राइज दे सके। उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं कि वो उनके सामने इतनी आसानी से एक सुपरकार खरीद रहा है। एक दोस्त बोलता है कि हमारा एमसी तो बहुत खर्चीला है जो लगातार इतनी महंगी गाड़ियां ले रहा है। दोस्त कहता है कि उसे तो कार के लिए भीख मांगनी पड़ती है और यहाँ हमारा एमसी अपने पापा को कार गिफ्ट कर रहा है। पेमेंट के बाद वो लड़की को बुलाता है और निकलने का सोचता है। वो मन ही मन सोचता है कि ये स्कूल की सबसे सुंदर लड़की थी। कार में वो उससे पूछता है कि क्या छुट्टियां खत्म होने के बाद वो वापस स्कूल जा रही है। लड़की बताती है कि उसकी फैमिली का बिजनेस डूब गया, बैंकरप्सी, और अब उसे खुद का खर्चा उठाने के लिए काम करना पड़ रहा है। वो कहती है कि उसे लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि खुद से पैसे कमाना ही असलियत है। एमसी बोलता है कि तुम जैसी सुंदर लड़की को पैसे की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर वो जवाब देती है कि किसी ने उसे ये कभी नहीं सिखाया कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। वो एमसी की काफी एहसानमंद महसूस करती है क्योंकि उसने 2 बार उसकी मदद की। एमसी हंसता है और सोचता है कि पहले वो थोड़ी दूर